हेलो दोस्तों। आज का लेक्चर ज्योमेट्री के पीवाईक्यूज वन शॉट का पार्ट 3 है। अगर आपने पहले के 2 पार्ट नहीं देखे तो मैं आई बटन में उनका लिंक डाल दूंगा। आप इस वीडियो को देखने से पहले उनको ज़रूर देख लेना ताकि आपके कॉन्सेप्ट थोड़े और क्लियर हो जाएं। तो चलो बिना देर करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब हम करते हैं टाइप 4, जिसमें हम सेंटर्स ऑफ ट्राइंगल के क्वेश्चन करेंगे। तो फर्स्ट में हमसे बोला है कि ट्राइंगल डी ई एफ में डीपी एक बाइसेक्टर है एंगल डी का, मतलब ये एंगल बाइसेक्टर है। तो हमने पहले ड्रॉ करा ट्राइंगल डी ई एफ। इसमें डीपी एंगल बाइसेक्टर एंगल डी का, तो ये बन गया डीपी एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल डी। डीई की वैल्यू दे रखी है हमें 14 सेंटीमीटर, डीएफ की दे रखी है 21 और ईएफ की दे रखी है 9 सेंटीमीटर। फिर हमसे पूछा है कि ईपी की वैल्यू बताओ, मतलब मुझे ये वाली लेंथ बतानी है। तो देखो, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम की एक प्रॉपर्टी होती है कि ये जो एंगल बाइसेक्टर है डीपी, ये जो वर्टेक्स है, ये किन दो साइड्स के बीच में है? इन दोनों साइड्स के बीच में। तो इन दोनों साइड्स की जो रेशो होगी ना, ये उसी रेशो में डिवाइड करेगा सामने वाली साइड को। सामने वाली साइड कौन सी है? ईएफ है। तो इसको ये पॉइंट है ना पी, ये इसी रेशो में डिवाइड करेगा, 14:21। तो यानी कि ईपी मेरा, ईपी और पीएफ की रेशो हो जाएगी 14:21। इसको हम और रिड्यूस कर सकते हैं, ये कट गया 2 पे, ये कट गया 3 पे। तो ईपी रेशो पीएफ कितना आ गया? 2:3। अब टोटल देखो 5 यूनिट आ गया, और 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 9 सेंटीमीटर, जो उन्होंने दे रखी है हमें। तो मैं बोल सकता हूँ कि ईपी की जो वैल्यू होगी, ईपी की वैल्यू हो जाएगी 2/5 ऑफ 9 सेंटीमीटर, यानी कि 18/5। तो ये हो गया 3.6 सेंटीमीटर। इसलिए ऑप्शन नंबर ए मेरा आंसर होगा। नेक्स्ट करते हैं। ये भी देखो सेम क्वेश्चन है कि ट्राइंगल डी ई एफ में बाइसेक्टर एंगल डी का। तो मैंने ड्रॉ करा ट्राइंगल डी ई एफ। इसमें डी एन एंगल बाइसेक्टर है एंगल डी का। डी ई की वैल्यू दे रखी है हमें 36 सेंटीमीटर, डी एफ की दे रखी है 40 सेंटीमीटर, और ई एफ की, यानी इस पूरे की लेंथ दे रखी है हमें 38 सेंटीमीटर। फिर हमसे पूछा है कि लेंथ बताओ एन एफ की। तो इस बार मुझे ये वाली लेंथ बतानी है। तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से ये जो इन दोनों की रेशो है, ये और ये सेम रेशो किसकी हो जाएगी? ई एन और एन एफ की, 36:40। तो मैं बोल सकता हूँ कि ई एन और एन एफ की रेशो कितनी हो जाएगी? देखो, हम इसको 4 से काट सकते हैं, 9, 10। तो रेशो हो गई 9:10। तो हमें एन एफ की वैल्यू बतानी थी। तो एन एफ की वैल्यू हो जाएगी 10 अपॉन टोटल। टोटल कितना हो जाएगा? 10 + 9, 19 इंटू जो भी इसकी एक्चुअल वैल्यू थी, 38 सेंटीमीटर। 19 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। इसलिए ऑप्शन नंबर बी मेरा आंसर होगा। देखो इस बार क्या बोला है कि ट्राइंगल ए बी सी में साइड्स हैं 8, 9 और 12। तो मैंने ड्रॉ करा ट्राइंगल ए बी सी। इसको हमने 8 बोल दिया, इसको 9 और इसको 12 बोल दिया। फिर बोला है कि एंगल बाइसेक्टर ऑफ द लार्जेस्ट एंगल। देखो लार्जेस्ट एंगल कौन सा होता है किसी भी ट्राइंगल में? जो हमेशा लार्जेस्ट साइड के सामने होता है। तो लार्जेस्ट साइड कौन सी है? 12। तो इसके सामने वाला एंगल ही क्या होगा? लार्जेस्ट होगा। तो उसका एंगल बाइसेक्टर, यानी कि एंगल ए का एंगल बाइसेक्टर मैंने ड्रॉ करा, इसको हम डी बोल देते हैं, पॉइंट। फिर बोला है कि डिवाइड्स द ऑपोजिट साइड्स इनटू 2 सेगमेंट्स। ठीक है, 2 सेगमेंट हो गए, बी डी एंड डी सी। ठीक है ना, ये 2 सेगमेंट हो गए। तो हमसे पूछा लेंथ ऑफ द शॉर्टर सेगमेंट। तो अभी मैंने आपको बताया था कि सामने वाली साइड को भी सेम रेशो में डिवाइड करेगा। जैसे इनकी रेशो कितनी है? 8:9। तो सामने वाली साइड भी डिवाइड हो जाएगी 8:9। तो बी डी और डी सी की रेशो हो गई 8:9। तो शॉर्टर कौन सा है? 8 है। तो मैं बी डी की वैल्यू बता सकता हूँ इसमें, शॉर्टर सेगमेंट 8 अपॉन टोटल इनका सम कितना हो गया? 8 और 9 17। और पूरी बी सी की लेंथ कितनी थी? 12। तो ऊपर कर दो 12 से मल्टीप्लाई। तो 96/17। तो 5, 11/17, यानी कि ऑप्शन नंबर ए मेरा आंसर होगा। इस बार बोला है कि ट्राइंगल ए बी सी में ए बी और ए सी की रेशो है 5:2। तो हमने बना दिया एक ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी, जिसमें ए बी और ए सी की रेशो 5:2 है। तो एक्चुअल वैल्यूज नहीं है, ये ए बी और ए सी की रेशो है 5:2। फिर हमने, अच्छा, बी सी की वैल्यू भी देखी 9 सेंटीमीटर। फिर हमने बी ए को प्रोड्यूस करा है डी तक। ठीक है, तो मैंने इसको देखो एक्सटेंड कर दिया, ये हो गया पॉइंट डी। फिर बोला है कि बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी ए डी। सी ए डी मतलब ये वाला एंगल, इसका एंगल बाइसेक्टर, ये बन गया इसका एंगल बाइसेक्टर। मीट्स बी सी प्रोड्यूस्ड एट ई। तो बी सी को जब हम प्रोड्यूस करेंगे तो यहाँ से प्रोड्यूस करेंगे। तो ये कहाँ पे मिला? इसको यहाँ पे मिला, इसको हमने पॉइंट ई बोल दिया। तो हमसे पूछा लेंथ बताओ ऑफ सी ई।
सी ई की लेंथ को देखो मैं इसको एक्स मान लेता हूँ, तो हमें एक्स बताना है। तो देखो यहाँ पे भी सेम प्रॉपर्टी है एंगल बाइसेक्टर की, पर इस बार क्या है, इस बार एक्सटर्नल एंगल है। अभी तक क्या होता था, इंटरनल एंगल है, पर इस बार है एक्सटर्नल एंगल है। तो इसमें भी आपको सेम लगाना है कि ये जो दो साइड्स है इनकी रेशियो सेम होगी किसके, कि इस साइड को देखो कौन सी टच कर रही है, पूरी बड़ी साइड बीई, और ए सी को कौन सी साइड टच कर रही है, सीई। ठीक है, तो इन दोनों की रेशियो सेम होगी। तो मैं कह सकता हूँ कि ए बी अपॉन ए सी इक्वल होगा बीई अपॉन सीई के। तो ए बी अपॉन ए सी हमें दे रखा है 5:2, और बीई कितना हो जाएगा, देखो बीई हो जाएगा 9+x, और सीई है x। तो बस इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5x इज इक्वल टू 18+2x, यहाँ से 3x आ गया मेरा 18, तो x आ गया 6, और हमें इसी की वैल्यू बतानी थी। तो सीई की वैल्यू हो जाएगी 6 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी। इसमें दिया है कि एक सर्कल है जिसकी रेडियस 4 सेंटीमीटर है, उसको हमने इंस्क्राइब किया है एक राइट एंगल ट्रायंगल में। तो देखो ये ट्रायंगल के अंदर है, इन है, तो ये हो गया इन सर्कल। और जो इसकी रेडियस होती है वो क्या होती है, इन रेडियस, जिसको हम स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, वो इन्होंने हमें दे रखी है 4 सेंटीमीटर। और हमें इन्होंने ए सी की वैल्यू भी दे रखी है 12 सेंटीमीटर। फिर हमसे इन्होंने सी बी की लेंथ पूछी है, यानी कि हमें ये लेंथ बतानी है। तो देखो राइट एंगल ट्रायंगल में जो परपेंडिकुलर साइड्स होती हैं उनको हम क्या बोल देते हैं, कि इसको हमने ए बोल दिया, इसको हमने बी बोल दिया, और हाइपोटेनस को हमने सी बोल दिया। तो तो इसमें जो इन रेडियस है उसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी माइनस सी अपॉन टू। अब यहाँ पे देखो मेरे पास सिर्फ एक वैल्यू है बी की 12 सेंटीमीटर, और मुझे बताना है ए की वैल्यू। तो यहाँ पे देखो और कोई सी की वैल्यू भी नहीं दे रखी, तो हम क्या करेंगे इसमें, इसमें आपको कुछ नहीं करना, आपको बस इसमें लगाना हिट एंड ट्रायल। हिट एंड ट्रायल, क्योंकि देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसमें ट्रिपलेट फॉलो होंगी। तो सबसे बेसिक ट्रिपलेट क्या होती है, 3 4 5। तो अगर मैंने देखो इसको 3 मान लिया, मैं दूसरे पेन से करता हूँ, कि अगर मैंने इसको 3 मान लिया, इसको 4 मान लिया, और इसको 5 मान लिया, तो 3 की जगह कितना लिखा हुआ है, 12, मतलब 4 से मल्टीप्लाई हो रखी है बेसिक ट्रिपलेट। तो इस 4 को भी हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ए इस हिसाब से कितना हो गया, 16 सेंटीमीटर, और इस हिसाब से हाइपोटेनस हो गई 5 × 4, ये हो गई 20 सेंटीमीटर। अब बस ये वैल्यूज ना आप इस फॉर्मूले में पुट कर दो। अगर आर की वैल्यू 4 सेंटीमीटर आ गई, तो मतलब हमने जो वैल्यूज मानी है वही इसकी एक्चुअल वैल्यूज होंगी इसकी साइड्स की। तो हम यहाँ पे पुट करते हैं कि आर इज इक्वल टू ए हो गया हमारा 16, प्लस बी है 12, और सी है 20 अपॉन 2। तो 28 माइनस 20 ये हो जाएगा 8 अपॉन 2। तो ये कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर, और ये इन्होंने हमें क्वेश्चन में दे रखा था कि रेडियस है 4 सेंटीमीटर। तो ये वैल्यू सेटिस्फाई हो गई। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, ए की वैल्यू आ गई 16 सेंटीमीटर, इसलिए ऑप्शन नंबर डी मेरा आंसर होगा। इसमें बोला कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल में एंगल बिटवीन इक्वल साइड्स इज 40 डिग्री। तो ये बना दिया मैंने एक आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब ये दोनों साइड्स मैंने इक्वल मान ली, तो इनके बीच का एंगल यानी ये वाला एंगल है 40 डिग्री। फिर बोला कि बाइसेक्टर्स ऑफ द अदर टू एंगल्स, तो अदर टू एंगल्स हो गए ये दोनों, इनके एंगल बाइसेक्टर, ये बन गए इनके एंगल बाइसेक्टर। तो ये पूछा है कि ये एक दूसरे को किस एंगल पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मतलब मुझे ये वाला एंगल बताना है। तो देखो ये क्या हो गया, ये जो सेंटर है ये क्या है, इन सेंटर है, जहाँ पे एंगल बाइसेक्टर्स मीट करते हैं वो इन सेंटर होता है। तो अब इन सेंटर की एक प्रॉपर्टी होती है कि ये बना दिया मैंने ट्रायंगल। तो देखो ये अगर इन सेंटर है ना, ओ अगर इन सेंटर है, ये बना दिया मैंने पॉइंट ओ, ए बी सी। तो अगर एंगल ए अगर थीटा होता है ना, तो जो एंगल बी ओ सी होता है वो क्या होता है, 90 प्लस थीटा पॉइंट टू। ये आपको प्रॉपर्टी याद रखनी है इन सेंटर की। तो यहाँ पे देखो थीटा क्या है, ये हमारा थीटा हो गया, और हमसे जो पूछा है वो क्या पूछा है, 90 प्लस थीटा/2। तो कितना आ जाएगा, 90 प्लस 40/2, यानी कि 110 डिग्री। इसलिए ऑप्शन नंबर डी मेरा आंसर होगा। इसमें क्या बोला है कि ए बी सी में एंगल ए बी सी 70 डिग्री है। ठीक है, ये बना दिया मैंने ट्रायंगल ए बी सी 70 डिग्री, ये बन गया 70 डिग्री। एंगल ए सी भी 50 डिग्री, ये एंगल 50 डिग्री। और ओ बी द इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है, एंगल ओ इन सेंटर है, तो इनको मैंने ज्वाइन कर दिया। फिर हमसे पूछ रहा है कि फाइंड एंगल बी ओ सी। तो हमसे देखो फिर से कौन सा एंगल पूछा है, ये वाला। और ये पता होने के लिए मुझे इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए। अगर ये थीटा है तो ये क्या होता है, 90 प्लस थीटा/2। अब देखो थीटा क्या हो जाएगा, 180 माइनस बाकी दो एंगल को सब्ट्रैक्ट कर दो, 70 माइनस 50, तो ये हो गया 60 डिग्री। अब जो एंगल पूछा था हमसे एंगल बी ओ सी, वो हो जाएगा 90 प्लस
60/2 यानी कि 120 डिग्री, ऑप्शन नंबर ए। इसमें बोला कि ट्रायंगल पी क्यू आर में बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल क्यू एंड आर मीट एट पॉइंट ओ। ठीक है, ये बन गया ट्रायंगल पी क्यू आर। अब एंगल क्यू और एंगल आर के एंगल बाइसेक्टर ये मीट कर रहे हैं एट पॉइंट ओ। अब क्यू ओ आर की वैल्यू है 107 डिग्री। हमसे पूछे एंगल पी की वैल्यू, इस बार हमें देखो ये वाला एंगल बताना है। तो ये वाला एंगल क्या होता है, ये होता है 90 प्लस थीटा/2 और ये होता है थीटा, हमें थीटा बताना है। तो 90 प्लस थीटा/2 की वैल्यू है 107। थीटा/2 कितना आ गया, 17 डिग्री। तो यहाँ से थीटा कितना आ जाएगा, 34 डिग्री। तो ये हमारा एंगल पी था, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। अब देखो ये भी सेम टाइप का क्वेश्चन है, तो ये आपके लिए होमवर्क है। इसमें हमें फॉल्स स्टेटमेंट बतानी है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट कह रही है कि सर्कम सेंटर इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल विच सर्कमस्क्राइब्स द ट्रायंगल। तो यानी कि अगर ये एक ट्रायंगल है तो इसके तीनों वर्टेक्स जिस सर्कल पे लाई करेंगे उसका जो सेंटर है उसको हम सर्कम सेंटर कहते हैं। तो एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है, यही सर्कम सेंटर होता है। फिर बोला है कि एंगल फॉर्म बाय एनी साइड एट द इन सेंटर इज ऑलवेज 90 डिग्री मोर देन द एंगल एट द ऑपोजिट वर्टेक्स। तो देखो ये क्या कह रहा है, ये तो हो गया फर्स्ट। अब सेकंड कह रहा है कि ट्रायंगल में कोई भी एक साइड उठा लो। तो मैंने ये वाली साइड उठा ली और इसका हमने इन सेंटर ये मान लिया पॉइंट ओ। तो ये जो साइड है ये इन सेंटर पे जो एंगल बनाएगी वो हमेशा 90 डिग्री ज़्यादा होगा किससे, एंगल एट दी ऑपोजिट वर्टेक्स। तो ऑपोजिट वर्टेक्स यानी कि अगर ये थीटा है तो ये जो एंगल बनाएगी क्या बनाएगी, 90 प्लस थीटा। तो क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है, अभी हमने पीछे ही देखा था कि ये एंगल 90 प्लस थीटा नहीं होता, ये होता है 90 प्लस थीटा/2। तो इसलिए यही स्टेटमेंट फॉल्स हो गई, यही हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। एक बार बाकी भी चेक कर लेते हैं। देखो इन सेंटर इज द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ द ट्रायंगल, यानी कि इन सेंटर वो पॉइंट है जहाँ पे तीनों एंगल बाइसेक्टर मीट करते हैं। तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट थी। और बोले कि सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल डिवाइड्स ईच मीडियन इन द रेशियो 2:1। तो ये भी एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है, सेंट्रॉइड मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। इसमें दिया है कि साइड्स ए बी और ए सी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी आर प्रोड्यूस टू पॉइंट्स डी एन ई। तो ये बन गया ट्रायंगल ए बी सी। फिर इसकी हमने साइड्स ए बी को एक्सटेंड करा डी तक और ए सी को एक्सटेंड करा ई तक। फिर बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल सी बी डी यानी कि ये वाला एंगल एंड बी सी यानी कि ये वाला एंगल, इनके बाइसेक्टर्स मीट कर रहे हैं एट पॉइंट पी। तो ये हो गया पॉइंट पी। इफ एंगल ए इज 78 डिग्री, अगर ये एंगल 78 डिग्री है तो हमें एंगल पी बताना है, मतलब मुझे ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। तो देखो ये भी आपको याद रखना है, ये भी प्रॉपर्टी है कि अगर ये एंगल थीटा है तो हमेशा ये वाला एंगल क्या होगा, ये होगा 90 माइनस थीटा/2। पिछली केस में क्या था, प्लस था, इस बार बस माइनस है। कितना आ जाएगा, 90 माइनस थीटा 78 है तो 78/2, 90 माइनस 39 ये हो गया 51 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए मेरा आंसर होगा। इसमें दिया है कि एक इन सर्कल हमने ड्रॉ करा है विद सेंटर ओ इनसाइड एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी। तो मैंने पहले एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दिया एबीसी, ए बी सी। फिर देखो उसका सर्कल का सेंटर था ओ और ये बना दिया मैंने एक सर्कल। और लेंथ ऑफ द साइड थी इसकी 12 सेंटीमीटर ट्रायंगल की। फिर हमसे पूछा है कि एरिया बताओ ऑफ द ट्रायंगल विच इज नॉट इन द इन सर्कल। तो इन सर्कल के अंदर कौन सा एरिया नहीं है, देखो ये वाला एरिया नहीं है जो मैं एरिया अब शेड कर रहा हूँ। तो मुझे ये वाला एरिया फाइंड आउट करना है। तो ये कैसे निकलेगा, देखो एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस एरिया ऑफ सर्कल, ऐसे ही निकलेगा ना। तो देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना हो जाएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो हो जाएगा √3/4 इंटू ए स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। अब आर क्या है यहाँ पे, इन रेडियस। तो इन रेडियस का क्या फॉर्मूला होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल में, ये होता है a/2√3। अब यहाँ पे आप ए की वैल्यू पुट कर दो, ए की वैल्यू थी 12 तो 12/2√3, 2 से कट गया 6 पे तो ये आ गया 2√3 सेंटीमीटर। बस यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं। तो √3/4, ए था 12 तो 12 स्क्वायर माइनस पाई इंटू 2√3 का स्क्वायर। ये हो जाएगा √3/4 इंटू 144, 4 से कट गया 3, 6 पाई, ये हो जाएगा 4 3 12। अब देखो क्योंकि ऑप्शन काफ़ी दूर दूर है तो मैंने क्या देखा, मैं इनकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू पुट कर देता हूँ √3 की। √3 का मैं लिख सकता हूँ 1.7 इंटू 36 और पाई को मैं लिख सकता हूँ, देखो 3.14 होता है वैसे तो, पर मैं एक डेसिमल में लिख देता हूँ बस इसको, 3.1 इंटू 12।
तो 17 इंटू 6 102, 73 से 51, 61.2 माइनस 12 1 12, 23 से 36, 37.2। तो बस इनको सब्ट्रैक्ट कर दो तो कितना आ जाएगा देखो 24। मतलब मेरा जो आंसर है वो अप्रॉक्सीमेटली 24 के करीब होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए मेरा आंसर होगा। इसमें दिया है कि ट्रायंगल एम में एक्स से एक्स बी और एक्स सी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स हैं। तो अब देखो सर्कम सेंटर का क्वेश्चन आ गया। तो मैंने पहले एक ट्रायंगल बना दिया एम एन ओ, एम एन ओ। अब इसमें एक्स से, ये पॉइंट एक्स है, एक्स बी और एक्स सी, ये क्या है सारे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। तो देखो इस पॉइंट को ही हम क्या बोलते हैं, जहां पे सारे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स इंटरसेक्ट करते हैं, इसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, सर्कम सेंटर। फिर इन्होंने क्या दिया, इन्होंने दिया कि एंगल एन एम ओ इज इक्वल टू 55 डिग्री, मतलब ये वाला एंगल 55 डिग्री है। तो हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है एंगल एन एक्स ओ की, मतलब मुझे ये वाला एंगल बताना है, देखो ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। तो बस अभी हमने इन सेंटर में क्या देखा था कि जब हमारे पास ये थीटा होता है तो ये वाला एंगल क्या होता है, ये होता है 90 माइनस थीटा बाई 2। ये इन सेंटर की बात होती है। पर अब सरकम सेंटर में आपको याद रखना है कि ये अगर थीटा है ना आपके पास, ये थीटा है, तो ये वाला एंगल होगा 2 थीटा। तो यानी कि जो हमें एंगल पूछा था एंगल एन एम ओ, सॉरी एन एक्स ओ, वो कितना हो जाएगा 2 इंटू 55 डिग्री, यानी कि 110 डिग्री। इसलिए ऑप्शन नंबर बी मेरा आंसर होगा। इसमें दिया कि ट्रायंगल ए बी सी इंस्क्राइब है एक सर्कल के अंदर। तो मतलब ये इसका सर्कम सर्कल है और इसकी साइड्स दे रखी है हमें 35, 12 और 37। अब ये देखो ये साइड्स देखते आपको याद आनी चाहिए ट्रिपलेट। तो यानी कि ये ट्रायंगल क्या हो गया, ये हो गया एक राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि ट्रिपलेट होती है ना 12, 35, 37। तो ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल। तो मैं पहले बना देता हूँ एक सर्कल और इसके अंदर एक राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। ए बी सी, ए सी 37 है, बी सी 12 और ए बी 35। फिर इन्होंने पूछा सरकम सरकम रेडियस बताओ इस ट्रायंगल की। तो देखो राइट एंगल में सरकम रेडियस का फॉर्मूला होता है हाइपोटेनस अपॉन 2। बस आपका डायरेक्ट आंसर आता है कि हाइपोटेनस क्या है यहाँ पे, लॉन्गेस्ट साइड 37। तो 37 अपॉन 2 यानी कि 18.5 हो जाएगी इसकी सरकम रेडियस। इसलिए ऑप्शन नंबर ए मेरा आंसर होगा। इसमें दिया है कि फ्रॉम सर्कम सेंटर एल ऑफ ट्राइंगल एक्स वाई जेड एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा जाता है एल एम ऑन साइड वाई जेड। तो मैंने पहले ड्रॉ करा एक ट्राइंगल एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, एल हो गया इसका सर्कम सेंटर। फिर हमने एल से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा एल एम ऑन साइड वाई जेड। फिर उन्होंने एंगल वाई एक्स जेड की वैल्यू दे रखी 60 डिग्री, मतलब ये वाला एंगल 60 डिग्री है। और हमसे पूछिए एंगल वाई एल एम की वैल्यू। तो मैं इनको ज्वाइन कर देता हूँ। तो मुझे ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। तो अब देखो अगर एल सर्कम सेंटर है, ये सर्कम सेंटर था, और एल एम परपेंडिकुलर है, तो प्रॉपर्टी क्या होती है कि सर्कम सेंटर है और ये परपेंडिकुलर है, तो ये सामने वाली साइड को इक्वल पार्ट में भी डिवाइड करेगा, मतलब वाई एम इक्वल होगा एम जेड के। अब देखो आप फोकस करो बस इस ट्राइंगल पे, ट्राइंगल वाई एल जेड पे, जिसमें ये तो परपेंडिकुलर है एल एम, और ये सामने वाली साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड भी कर रहा है। तो ये प्रॉपर्टी हमने आइसोसेलेस ट्राइंगल में सीखी है कि अगर कोई परपेंडिकुलर सामने वाली साइड को इक्वल पार्ट में डिवाइड भी कर रहा है तो वो एंगल बाइसेक्टर भी होता है। तो मतलब मैंने ये फाइंड आउट कर दिया कि एल एम जो है एक एंगल बाइसेक्टर भी है। तो मतलब एंगल वाई एल एम इक्वल होगा एंगल जेड एल एम के, ठीक है। तो अब देखो हमने क्या पीछे सीखा था कि ये वाला एंगल अगर थीटा है तो ये पूरा एंगल एंगल वाई एल जेड, ये पूरा एंगल कितना होगा 2 थीटा, यानी कि 2 इंटू 60 120 डिग्री। और क्योंकि दोनों एंगल इक्वल हैं, देखो एंगल वाई एल एम भी इक्वल है, और सॉरी एंगल वाई एल एम जेड एल एम के इक्वल है, दोनों इक्वल हैं। तो कितने हो जाएंगे दोनों 60 डिग्री के। तो इसलिए वाई एल एम कितना आ गया 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर ए मेरा आंसर होगा। इसमें बोला है कि एबीसी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसका एरिया है 36√3। फिर हमें रेडियस बतानी है ऑफ द सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग द ट्रायंगल एबीसी, मतलब हमें सर्कम रेडियस बतानी है। तो सर्कम रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल में, ये होता है ए अपॉन रूट थ्री। तो हमें पहले ए फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो देखो हमें एरिया दे रखा है ऑफ ट्राइंगल कितना 36√3, और इसका फॉर्मूला कितना होता है, ये होता है √3/4 ए स्क्वायर
तो हमने इक्वेट कर दिया, √3 से √3 कट गया, ए स्क्वायर हो गया 36 × 4, तो ए आ जाएगा, अंडर रूट ले लेते हैं इनका 36 और 4 का, तो 6 × 2 यानी कि साइड आ गई 12 सेंटीमीटर। बस यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, 12/√3 यानी कि 4√3 मेरा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। देखो इसमें हमें लेंथ बतानी है ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, और हमें एंगल्स की रेशो दे रखी है 2:4:6। तो एंगल्स की देखो रेशो कितनी है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये है 2:4:6। इसको भी हम डिवाइड कर सकते हैं 2 से, 1 2 3। तो अब देखो इनका टोटल सम कितना हो गया, इनका टोटल सम हो गया 3 2 5 और 1 6। और 6 की एक्चुअल वैल्यू कितनी होती है, एंगल सम प्रॉपर्टी ये होती है ट्रायंगल की, टोटल सम होता है एंगल्स का 180 डिग्री। तो मतलब ये 30 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इनकी एक्चुअल वैल्यूज आ गई एंगल की 1 × 30 यानी कि 30 डिग्री, 2 × 30 यानी कि 60 डिग्री, और 3 × 30 यानी कि 90 डिग्री। तो देखो 90 डिग्री देखते ही मुझे समझ में आ गया कि ये जो ट्राइंगल है ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ट्राइंगल इज राइट एंगल्ड। फिर इन्होंने देखो क्या दे रखा है, इन्होंने दिया है हमें सर्कम रेडियस इज 12 सेंटीमीटर। और अभी हमने देखो पीछे फॉर्मूला क्या देखा था कि राइट एंगल ट्राइंगल में सर्कम रेडियस होती है हाइपोटेनस का आधा। तो अगर सर्कम रेडियस कितनी दे रखी है 12, तो बताओ हाइपोटेनस कितनी हो जाएगी, हाइपोटेनस आ गई यहाँ से 24 सेंटीमीटर। तो बस ऑप्शन चेक कर लो किसकी हाइपोटेनस 24 है, लॉन्गेस्ट साइड देखो मुझे इसमें दिख रही है बस 24 सेंटीमीटर, इसलिए यही मेरा आंसर होगा, आपको बाकी फाइंड आउट ही नहीं करना। नेक्स्ट करते हैं। इसमें बोला है कि लेंथ ऑफ द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 18 सेंटीमीटर। तो हमें एरिया बताना है ऑफ द रीजन लाइंग बिटवीन सर्कम सर्कल एंड इन सर्कल। आप मुझे बताओ पहले सर्कम रेडियस का फॉर्मूला क्या होगा, सर्कम रेडियस यानी कि कैपिटल आर, ये होती है a/√3, और ऐसे ही इन रेडियस यानी कि स्मॉल आर, ये होती है a/2√3। अब यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है 18, साइड है ना उसकी, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं 18/√3, और ये 18/2√3। तो ये आ जाएगा 6 × 3 यानी कि 6√3, और ये आ जाएगा 3√3। तो मैंने दोनों निकाल दी वैल्यूज, कैपिटल आर भी और स्मॉल आर भी। अब एरिया ऑफ रीजन क्या होगा, देखो ये हो गया सर्कम सर्कल और ये हो गया इन सर्कल। तो हमसे ये वाला एरिया पूछ रहा है जो मैं अब शेड कर रहा हूँ, ठीक है ना, ये सर्कम सर्कल और ये इन सर्कल। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कम सर्कल माइनस एरिया ऑफ इन सर्कल। तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर। तो पाई कॉमन ले लेता हूँ, तो कैपिटल आर कितना है 6√3 माइनस ये है 3√3 स्मॉल आर। तो पाई की वैल्यू उन्होंने दे रखी थी हमें 22/7 यूज़ करने के लिए बोला है, तो 22/7, 6 6 36, 36 × 3 108 माइनस 3 3 9 3 27। तो 22/7 इंटू ये हो गया 81। अब देखो हमें पूरा इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हम बस क्या करेंगे, हम न्यूमरेटर की ना यूनिट डिजिट पे फोकस करेंगे। यहाँ पे देखो न्यूमरेटर में कितनी डिजिट बन रही है, यूनिट डिजिट 2 और 1 को जो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर की यूनिट डिजिट हो जाएगी 2। अब बस हमें ये चेक करना है कि कौन से ऑप्शन की यूनिट डिजिट न्यूमरेटर की 2 बन रही है। तो इसमें देखो 4 और 7 को हम क्या करते हैं, पहले मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर वाले को ऐड करते हैं। तो 4 × 7 28 प्लस 3, तो पीछे की यूनिट डिजिट कितनी बन गई 1 बन गई, मतलब ये हमारा आंसर नहीं है। ऐसे ही फिर देखो 4 7 और 1 पे फोकस करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई, ऊपर वाले को प्लस, 4 7 28 प्लस 1 ये बन गया, पीछे का यूनिट डिजिट 9 बन गया, तो इसलिए ये भी आंसर नहीं है। फिर 4 × 7 28 प्लस 2, तो यूनिट डिजिट बन गई 0, इसलिए ये भी आंसर नहीं है। तो ऑटोमेटिकली ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो गया। आप देखो वेरीफाई भी कर सकते हो, 4 × 7 प्लस 4, तो 28 प्लस 4, देखो यूनिट डिजिट बन गई ना 2, इसलिए यही हमारा आंसर था, ऑप्शन नंबर डी। इसमें दिया है कि ABC एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है।
तो देखो आपको ना एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स की रेशो हमेशा याद होनी चाहिए कि ये बना दिया मैंने ट्रायंगल एबीसी और ये आइसोसेलेस राइट एंगल है, तो मतलब ये दोनों साइड्स इक्वल है और ये राइट एंगल है। तो इसकी जो साइड्स की रेशो होती है ना वो हमेशा कितनी होती है, 1 1 और हाइपोटेनस होती है √2। तो अब इन्होंने देखो एक्चुअल वैल्यू कितनी दे रखी है ए बी की 12, तो मतलब एक यूनिट की वैल्यू कितनी है 12, तो एक्चुअल वैल्यू 12 है। मैं अलग पेन से कर देता हूँ, मतलब ये हो गई 12 सेंटीमीटर, तो ये भी कितनी हो जाएगी 12 सेंटीमीटर और ये हो जाएगी 12 √2 सेंटीमीटर। फिर पूछा है कि रेशो बताओ ऑफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इंस्क्राइब्ड इन इट, मतलब इन रेडियस, ठीक है ना, इन रेडियस। और किसकी रेशो बतानी है हमें, और टू द रेडियस ऑफ द सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग ट्रायंगल एबीसी, मतलब हमें सर्कम रेडियस की भी बतानी है रेशो। तो बस यहाँ पे फॉर्मूला पुट कर देते हैं हम, देखो स्मॉल आर और कैपिटल आर का। स्मॉल आर होता है राइट एंगल ट्रायंगल में ए प्लस बी माइनस सी अपॉन 2, और ये क्या होती है सर्कम रेडियस, ये होती है हाइपोटेनस अपॉन 2। देखो ए प्लस बी माइनस सी की जगह आप ये लिख सकते हो परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेनस अपॉन 2, ठीक है ना। मैं इसको ही ये बोल देता हूँ कि ये साइड ए है, ये साइड बी है और ये साइड सी है। और हम और कैसे बोल सकते हैं कि ये है परपेंडिकुलर, ये है बेस और ये है हाइपोटेनस। बस यहाँ पे देखो वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो 12 + 12 माइनस 12 √2 अपॉन 2, और हाइपोटेनस है 12 √2 अपॉन 2, 2 से 2 कट गया, तो देखो 12 से ये सारे 12 कट जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2 माइनस √2 रेशो √2। तो ये आ गई इनकी रेशो, इसलिए ऑप्शन नंबर बी मेरा आंसर होगा। इसमें बोला है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल एमएनपी है जो कि इंस्क्राइब्ड है इन अ सर्कल, तो मतलब ये इसका सर्कम सर्कल हो गया। तो मैंने पहले बना दिया एक सर्कल, फिर इसके अंदर एक आइसोसेलेस ट्रायंगल एम एन पी, इन्होंने दे रखा था एम एन इक्वल एम पी के, मतलब ये दोनों साइड्स इक्वल 16 √5 16 √5, और एन पी है 32 सेंटीमीटर। फिर हमसे पूछे कि रेडियस बताओ ऑफ द सर्कल, मतलब मुझे सर्कम रेडियस बतानी है। सर्कम रेडियस मुझे कैपिटल आर फाइंड आउट करनी है। तो देखो कैपिटल आर का फॉर्मूला होता है ए बी सी अपॉन 4 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल। एक आपको ये भी फॉर्मूला याद रखना है सर्कम रेडियस का, कि अगर आपके पास 3 साइड्स गिवन है, ये हो गई आपकी ए, ये हो गई बी और ये हो गई आपकी सी, और बस हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल और फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो आप देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या फाइंड आउट, कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। आपके पास दो मेथड्स हैं, या तो आप इसमें आइसोसेलेस ट्राइंगल का एरिया वाला फॉर्मूला लगा दो। फर्स्ट मेथड आइसोसेलेस ट्राइंगल एरिया, जो कि होता है b/4 √4a² माइनस b²। यहाँ पे b क्या होती है हमारी, यहाँ पे b इज इक्वल टू अनइक्वल साइड और a इज इक्वल टू इक्वल साइड, ठीक है ना। मतलब ये दोनों आपकी a हो जाती और ये हो जाती है आपकी b। तो या तो आप फर्स्ट मेथड ऐसे कर लो, या फिर दूसरा मेथड क्या है, देखो कंस्ट्रक्शन का, इससे हम थोड़ा और जल्दी निकाल सकते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे हम, देखो इसमें हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा क्यू, ठीक है, ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया एम क्यू। अब देखो मुझे आइसोसेलेस ट्रायंगल में प्रॉपर्टी पता है कि अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो वो सामने वाली साइड को इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी, तो मतलब ये भी 16 और ये भी 16। तो अब बताओ अगर ये राइट एंगल है, मैं इसको अलग से बना देता हूँ ट्रायंगल एम क्यू पी को। देखो ये एम है, ये क्यू और ये पी, तो ये 16 हो गई, ये 16 √5। तो पाइथागोरस थ्योरम से आप एम क्यू निकाल सकते हो, या फिर और फास्ट मेथड क्या है कि देखो ये जिससे कट जाए ना वो आप पहले काट दो। तो मुझे दिख रहा है ये 16 से कट सकती है, तो 16 से काट दो। तो जिससे आपने काटा ना, आपने क्या करा, मैंने डिवाइड करा 16 से, वो आप ऑपरेशन ना अलग से लिख दो, डिवाइड करा 16 से। अब जो साइड्स थी वो कितनी हो गई मेरे हिसाब से 1 और √5। तो इस हिसाब से देखो एम क्यू कितनी आ जाएगी, एम क्यू हो जाएगी, एम क्यू का स्क्वायर हो जाएगा √5 का स्क्वायर माइनस 1², यानी कि है ना, मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगा दी इसमें। तो 5 - 1 4, तो यहाँ से एम क्यू कितना आ गया 2। तो मतलब ये था 2 यूनिट, ये 1 यूनिट और ये √5 यूनिट। अब देखो हमने जो 16 से डिवाइड करा था ना, आपको इसका करना है उल्टा। अब हम कर देंगे मल्टीप्लाई 16 से, तो एक्चुअल वैल्यू कितनी आ जाएगी एम क्यू की, ये हो जाएगी 16 × 2 यानी कि 32 सेंटीमीटर। आप ऐसे बहुत जल्दी फाइंड आउट कर सकते हो एम क्यू।
तो मैंने फाइंड आउट कर दिया कि एम क्यू इज इक्वल टू 32 सेंटीमीटर। अब इसमें कंस्ट्रक्शन करके मैं देखो एरिया कैसे निकाल सकता हूँ। अब एरिया आ जाएगा इसमें हाफ बेस इंटू हाइट। अब देखो हाफ मैंने बेस मेरे पे ऑलरेडी था एन पी, जो कि कितना है 32, और हाइट मैंने निकाल दी 32। तो ये आ गया इसका देखो एरिया। 2 से काट देते हैं 16। तो इसको भी सॉल्व नहीं करते, 16 × 32 ही रहने देते हैं। बस अब आप फॉर्मूले में पुट कर दो कैपिटल आर में। कैपिटल आर इज इक्वल टू ए बी सी अपॉन 4 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो ए बी सी हो जाएगा यानी कि 16√5 इंटू 16√5 इंटू 32 अपॉन 4 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल 16 इंटू 32। 16 से 16 कट गया, 32 से 32 कट गया, 4 से कट गया ये 4 पे, तो ये आ गया 4 5 20। इसलिए ऑप्शन नंबर डी मेरा आंसर होगा। इसमें दिया है कि ट्राइंगल एक्स वाई जेड एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है सच दैट एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स जेड। तो मैंने बना दिया पहले एक आइसोसेलेस ट्राइंगल एक्स वाई जेड, जिसमें एक्स वाई इक्वल था एक्स जेड के। फिर वाई एस परपेंडिकुलर है एक्स जेड के, ठीक है, वाई एस परपेंडिकुलर है एक्स जेड के, और जेड टी, तो मतलब ये परपेंडिकुलर है एक्स वाई के जेड टी। हमसे पूछा रिलेशन बताओ वाई एस और जेड टी का। तो आपको देखो ये याद रखना है, ये कंक्लूजन हमेशा आइसोसेलेस ट्राइंगल में, कि ये जो दो परपेंडिकुलर हैं वाई एस और जेड टी हमेशा इक्वल होते हैं, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए मेरा आंसर होगा। इसमें दिया कि अक्यूट एंगल ट्राइंगल ए बी सी में ए एल बी एम और सी एन 3 ऑल्टीट्यूड्स हैं। तो हमें बताना है कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। तो इन्होंने देखो ऑल्टीट्यूड, यहाँ पे तो देखो ऑल्टीट्यूड लिखे हुए हैं, ये सारे ऑल्टीट्यूड हैं, और इस साइड उन्होंने साइड लिखी हुई है। तो ऑल्टीट्यूड और साइड का रिलेशन होता है कि ऑल्टीट्यूड्स का सम हमेशा छोटा होता है किससे, साइड के सम से, ठीक है। तो यानी कि ए एल प्लस बी एम प्लस सी एन जो भी परपेंडिकुलर्स थे वो छोटे होंगे किससे, साइड्स कितनी हो गई ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी मेरा आंसर होगा। इसमें दिया कि ट्राइंगल ए बी सी में एंगल ए 66 डिग्री है, ठीक है। तो मैंने ट्राइंगल ड्रॉ कर दिया पहले ए बी सी, ए बी सी, ये एंगल हो गया 66 डिग्री। फिर बोला है कि बी डी परपेंडिकुलर है ए सी पे, तो ये बना दिया मैंने बी डी परपेंडिकुलर ए सी पे, और सी ई परपेंडिकुलर ए बी पे, तो ये बन गया परपेंडिकुलर सी ई, और ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट पॉइंट पी। तो अब देखो क्वेश्चन आ गया ऑर्थो सेंटर का, क्योंकि जहाँ पे ऑल्टीट्यूड्स मीट करते हैं उसको हम क्या बोल देते हैं, ऑर्थो सेंटर। सॉरी, ये हो जाएगा ऑर्थो सेंटर। फिर क्या बोला है कि बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल पीबीसी एंड पीसीबी मीट एट क्यू। तो पीबीसी हो गया मतलब ये वाला एंगल, और पीसीबी हो गया ये वाला एंगल। तो इनके बाइसेक्टर्स, ये एंगल बाइसेक्टर हो गया, और ऐसे ही ये इसका एंगल बाइसेक्टर हो गया, ये मीट कर रहे हैं क्यू पे। तो हमसे पूछा है मेजर बताओ एंगल बी क्यू सी का, मतलब मुझे फाइनली ये वाला एंगल बताना है। तो अब देखो आप फोकस करो बड़े वाले ट्रायंगल पे ए बी सी में, जिसमें पॉइंट पी तो अभी मैंने आपको बताया कि ये है ऑर्थो सेंटर, ठीक है। और फिर आप फोकस करो छोटे वाले ट्रायंगल बी पी सी पे। इसमें देखो एंगल बाइसेक्टर्स मीट कर रहे हैं क्यू पे, और जहाँ पे एंगल बाइसेक्टर्स मीट करते हैं उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, इन सेंटर। तो मतलब पॉइंट क्यू मेरा क्या हो गया, ये हो गया इन सेंटर। तो अब देखो ऑर्थो सेंटर में मैं आपको प्रॉपर्टी लिखवा देता हूँ। ऑर्थो सेंटर कि जब मेरे पास ये वाला एंगल है थीटा, तो उस केस में ऑर्थो सेंटर पे जो ये साइड एंगल बनाएगी ना, ये हो जाता है 180 माइनस थीटा, ठीक है। ये तो हो गया ऑर्थो सेंटर की बात। और हमें इन सेंटर का देखो ऑलरेडी पता है कि इन सेंटर में अगर ये वाला एंगल थीटा है, तो उस केस में ये जो इन सेंटर आई है इसको ओ बोल देता हूँ। तो यहाँ पे जो एंगल बनता है वो बनता है 90 प्लस थीटा बाई 2। बस ये दो प्रॉपर्टी आपको लगानी है इसमें। तो देखो ये अगर मेरा थीटा है, तो ये वाला जो एंगल है एंगल बी पी सी, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90, सॉरी 90 नहीं, ये तो ऑर्थो सेंटर हो रहा है ना, ये हो जाएगा 180 माइनस थीटा, यानी कि 180 माइनस 66, तो यानी कि 114 डिग्री। तो मैंने फाइंड आउट कर दिया एंगल बी पी सी इज इक्वल टू 114 डिग्री,
ठीक है ना, इस वाली प्रॉपर्टी को अप्लाई करा मैंने यहाँ पे। फिर अब ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। देखो छोटे वाले ट्रायंगल में मैं बात कर रहा हूँ ट्रायंगल बी पी सी की। अब इसमें एंगल बी क्यू सी कितना हो जाएगा देखो। अब मेरे लिए जो ये एंगल बी पी सी निकला है इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ 114 डिग्री। अब ये क्या है मेरे लिए, ये थीटा है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 90 प्लस थीटा/2, जो हमें बताना है एंगल बी क्यू सी। तो मतलब 90 प्लस 114/2, तो 90 प्लस 57 यानी कि 147 डिग्री। इसलिए ऑप्शन नंबर सी मेरा आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। इसमें बोला कि एंगल ए 52 डिग्री है, ओ ऑर्थो सेंटर है। ठीक है, फिर देखो बाइसेक्टर, मतलब ये सेम सा क्वेश्चन है, एकदम एग्जैक्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 176 की तरह। तो ये आपके लिए होमवर्क है। फिर बोला है कि इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल इज कॉल्ड, तो जहां पे मीडियंस इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को हम बोलते हैं सेंट्रॉइड। इसलिए ऑप्शन नंबर डी मेरा आंसर होगा। इसमें बोला है कि ट्रायंगल पी क्यू आर में पी टी एक मीडियन है, तो बताओ कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो मैंने पहले ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया पी क्यू आर, पी क्यू आर, पी टी इसका मीडियन था, तो ये दोनों क्यू टी इक्वल हो गया टी आर के। तो देखो अब इसमें ना थ्योरम लगती है बाय अपोलोनियस थ्योरम, जो आपको ये याद होना चाहिए कंक्लूजन, कि पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इक्वल होता है, इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ पी टी स्क्वायर प्लस क्यू टी स्क्वायर। क्यू टी कह लो या टी आर कह लो, एक ही बात है। तो मतलब ट्वाइस ऑफ किसका, ट्वाइस ऑफ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर कह लो या फिर इसका स्क्वायर कह लो। तो बस देखो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, इससे इससे ऑप्शन मैच हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी, इसलिए बी मेरा आंसर हो गया। इसमें दिया कि ट्रायंगल डी ई एफ एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, ये बना दिया मैंने डी ई एफ। फिर बोला है कि पॉइंट जी इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड डी ई। ठीक है, ये मिड पॉइंट है इसका। तो हमसे पूछा लेंथ बताओ ऑफ साइड एफ जी, तो एफ जी बताओ उसका मीडियन ही तो हो गया। अगर सामने वाली साइड इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रही है तो एफ जी हो गया मीडियन। और इक्विलेटरल ट्रायंगल में प्रॉपर्टी होती है कि मीडियन ही क्या होता है, हाइट होती है। और हाइट क्या होती है इक्विलेटरल ट्रायंगल में, हाइट होती है √3 a/2। तो बस यहाँ पे पुट कर दो √3 इंटू साइड थी 12/2, तो यानी कि 6√3 इसका मीडियन है एफ जी। ऑप्शन नंबर बी मेरा आंसर होगा। इसमें बोला है कि ट्रायंगल ए बी सी में डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। तो मैंने पहले ड्रॉ कर दिया ट्रायंगल ए बी सी। अब बी सी का मिड पॉइंट है डी, तो मतलब बी डी इक्वल है डी सी के। एंड जी इज द सेंट्रॉइड, तो ये बना दिया मैंने, जी यहाँ पे बना दिया, जी क्या हो गया मेरा सेंट्रॉइड। फिर बोला है कि जी डी 10 सेंटीमीटर है, तो मतलब ये वाली लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर। और हमसे पूछिए लेंथ ए डी की, तो मैंने ए जी को ज्वाइन कर दिया, हमसे पूरे ए डी की लेंथ पूछ रहा है। तो ए डी क्या हो गया बेसिकली हमारा, ए डी हो गया मीडियन, क्योंकि सामने वाली साइड को उसने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया इक्वल पार्ट में, तो ए डी मीडियन है। अब प्रॉपर्टी ये कहती है कि सेंट्रोइड ना किसी भी मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। 2:1 में कैसे, कि ये देखो ये यहाँ पे पॉइंट था ना जी, तो पॉइंट जी इसको 2:1 में डिवाइड करेगा पूरे मीडियन ए डी को, यानी कि ए जी रेशो जी डी कितनी होगी 2:1। तो अब इस पूरे की वैल्यू कितनी हो गई 3 यूनिट, मतलब मुझे 3 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। हमारे पास 1 यूनिट की वैल्यू है, 1 यूनिट की एक्चुअल वैल्यू थी 10 सेंटीमीटर, तो 3 यूनिट की कितनी हो जाएगी एक्चुअल वैल्यू, 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 30 सेंटीमीटर मतलब ए डी की वैल्यू, ए डी की लेंथ है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी मेरा आंसर होगा। इसमें बोला कि एल इज द सेंट्रॉइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल पी क्यू आर। ये बना दिया मैंने ट्रायंगल पी क्यू आर, एल इसका सेंट्रॉइड है, पी क्यू 6 है। ठीक है, ये 6 सेंटीमीटर है। तो हमसे पूछिए लेंथ ऑफ पी एल, तो देखो हमें ये वाली लेंथ बतानी है पी एल। तो अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं नीचे तक, तो ये क्या हो जाएगा, जो सेंट्रॉइड से पास करती है लाइन वो क्या हो जाती है मीडियन। इसको मैं बोल देता हूँ पी एम बोल देता हूँ। तो पी एम क्या हो गया मेरा मीडियन, और एल क्या है सेंट्रॉइड। और अभी हमने सीखा है कि सेंट्रॉइड मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है, तो ये 2 यूनिट होगी पी एल, तो एल एम कितनी होगी 1 यूनिट। तो अब देखो हमें ये भी पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में मीडियन ही क्या होती है हाइट होती है, तो पी एम मीडियन भी है और हाइट भी है। अब हमें हाइट का फॉर्मूला पता है कि हाइट होती है √3 इंटू a/2।
तो साइड कितनी है इसकी, 6/2, तो ये आ गया 3√3 पी एम की वैल्यू टोटल। और पी एम की यूनिट में वैल्यू कितनी है देखो, पी एम टोटल कितना हो जाएगा, 2 यूनिट प्लस 1 यूनिट, यानी कि 3 यूनिट। तो 3 यूनिट की वैल्यू दे रखी थी हमें, हमने निकाल दिया अभी 3√3, तो मतलब √3 से मल्टीप्लाई करना है हमें। तो अब हमें वैल्यू किसी फाइंड आउट करनी है, पी एल की। तो पी एल हो जाएगा 2 यूनिट, इसको भी हम √3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो एक्चुअल वैल्यू हो जाएगी पी एल की 2√3 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर होगा। इसमें बोले कि ट्रायंगल ए बी सी में ए बी 6, ए सी 8 और बी सी 9। तो मैंने ड्रॉ कर दिया ए बी सी, ए बी 6, ए सी 8 और बी सी 9। फिर हमसे पूछे लेंथ ऑफ मीडियन ए डी, तो ये ए डी बन गया इसका मीडियन। तो बी डी इक्वल हो गया डी सी के, तो ये भी 9/2 और ये भी 9/2, ठीक है ना, हाफ हो गया। तो हमें ए डी की लेंथ बतानी है। तो अब देखो अपोलोनियस थ्योरम जो हमने पीछे लगाई थी, अपोलोनियस थ्योरम क्या होती है कि ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इक्वल होता है ट्वाइस ऑफ ए डी स्क्वायर, मीडियन का स्क्वायर, प्लस बी डी स्क्वायर कह लो या डी सी स्क्वायर कह लो, बी डी स्क्वायर ट्वाइस ऑफ किसका, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। बस यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो ए बी है 6, ए सी है 8, 2 इंटू ए डी हमें निकालना ही है तो उसको ए डी रहने देते हैं। और बी डी कितना हो गया, 9/2 का स्क्वायर। तो 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, ये हो जाएगा 10 स्क्वायर, यानी कि 100 इज इक्वल टू 2 इंटू ए डी स्क्वायर प्लस 81/4। 2 से कट गया 50 पे, तो ए डी स्क्वायर आ गया 50 माइनस 81/4, यानी कि 200 माइनस 81/4, 119/4। तो ए डी कितना हो जाएगा, √1 119/4। तो यहाँ से ए डी की वैल्यू हो गई √1 119/2 सेंटीमीटर। इसलिए ऑप्शन नंबर डी मेरा आंसर होगा। इसमें बोले कि ट्राइंगल ए बी सी में दो मीडियंस ए डी और बी इंटरसेक्ट कर रहे हैं जी पे एट राइट एंगल्स। तो ये बना दिया मैंने ट्राइंगल ए बी सी। मीडियंस क्या है, ए डी, तो ये दोनों साइड्स इक्वल, और बी ई मतलब ए ई इक्वल है किसके, ई सी के। फिर इंटरसेक्ट कर रहे हैं जी पे राइट एंगल पे, ठीक है, ये राइट एंगल पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। हमें ए डी की वैल्यू दे रखी है 18 सेंटीमीटर, ये ए डी था सॉरी। तो ए डी 18 सेंटीमीटर है पूरा, और बी ई 12 सेंटीमीटर है। अब देखो जी क्या है यहाँ पे, जी है सेंट्रॉइड जहाँ पे मीडियंस इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और ये दोनों मीडियंस को 2:1 में डिवाइड करेगा। तो ये पार्ट 2 हो गया, ए जी 2 और जी डी कितना, 1 यूनिट। और ऐसे ही दूसरे पेन से कर देता हूँ कि बी जी 2 यूनिट है, तो जी ई कितना होगा, 1 यूनिट। तो इस हिसाब से देखो ए डी कितना है यूनिट में, ए डी है यूनिट में 3 यूनिट। 3 यूनिट की वैल्यू 18 दे रखी है, तो मतलब 6 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी आ गई ए जी की, 2 × 6 12 सेंटीमीटर। और ये कितना हो गया, ये तो 6 सेंटीमीटर ही हो गया, ठीक है ना, हमने इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। और ऐसे ही ये जो है कौन सा मीडियम है, बी ई, बी ई में देखो ये टोटल 3 यूनिट है, तो यहाँ पे ×4 हो रहा है, तो इसको भी आप ×4 कर दो। तो बी जी कितना हो जाएगा, 2 × 4 8 सेंटीमीटर, और ये हो जाएगा 1 × 4 4 सेंटीमीटर। तो अब हमारे पास बस देखो फोकस आपको क्या करना है, इन्होंने हमसे लेंथ पूछी है बी डी की, तो मैं बस इसको अलग से लिख ले, इस वाले ट्रायंगल को अलग से बना देता हूँ, बी जी डी को। गलत बना दिया मैंने ना थोड़ा, चलो आप इसको समझ जाना कि ये जो है राइट एंगल है बी जी डी। तो ये वैल्यू हमने निकाल दी, बी जी की वैल्यू आ गई 8 सेंटीमीटर और जी डी की वैल्यू आ गई 6 सेंटीमीटर। अब हमें बी डी की वैल्यू निकालनी है, तो इसमें देखो ट्रिपलेट लग रही है, 6 8 10 होती है। तो हमने बी डी की वैल्यू फाइंड आउट कर दी 10 सेंटीमीटर, इसलिए ऑप्शन नंबर ए मेरा आंसर होगा। नेक्स्ट करते हैं। इसमें बोला है कि ट्रायंगल ए बी डी में सी मिड पॉइंट है बी डी का, तो ये बन गया ट्रायंगल ए बी डी, सी मिड पॉइंट है इसका। ए बी 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, ए डी 12 सेंटीमीटर है,
ए सी 9 सेंटीमीटर है। ए सी क्या हो गया, ए सी मीडियन हो गया, सामने वाली साइड्स को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, और हमसे इसने टोटल बी डी की वैल्यू पूछी है। तो आप देखो इसमें फिर से अपोलोनियस थ्योरम लगा सकते हो कि ये अगर x है ये भी x है तो टोटल वैल्यू कितनी होगी 2x। आपको बेसिकली 2x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अपोलोनियस थ्योरम से अब मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ कि 10 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर इक्वल होगा 2 इंटू 9 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो 10 स्क्वायर 100 प्लस 144 81 प्लस एक्स स्क्वायर, 2 से कट गया 50 72, तो ये हो गया 122 इज इक्वल टू 81 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर आ गया मेरा 41, एक्स हो गया अंडर रूट ऑफ 41। तो 2x की वैल्यू हमें निकालनी थी, बी डी इज इक्वल टू 2x, 2 रूट 41 सेंटीमीटर। इसलिए ऑप्शन नंबर ए मेरा आंसर होगा। इसमें बोला है कि ट्राइंगल एक्स वाई जेड में एक्सओ इज द मीडियन एंड एक्सओ इज इक्वल टू हाफ वाई जेड। ठीक है, ट्राइंगल एक्स वाई जेड, एक्सओ मीडियन है, मीडियन है तो वाई ओ किसके इक्वल होगा, ओ जेड के। और बोला है कि एक्सओ इज इक्वल टू हाफ वाई जेड, एक्सओ इज इक्वल टू हाफ वाई जेड। और हाफ ऑफ वाई जेड क्या है, वाई ओ कह लो या फिर ओ जेड कह लो। तो मतलब एक्सओ वाई ओ के इक्वल है और ओ जेड के भी इक्वल है। तो ये तीनों साइड्स मतलब इक्वल हो गई, एक्सओ वाई ओ और ओ जेड। फिर बोला है कि एंगल वाई एक्स ओ इज इक्वल टू 30 डिग्री। वाई एक्स ओ मतलब ये एंगल 30 डिग्री है। तो हमसे पूछा वैल्यू ऑफ एंगल एक्स वाई जेड, हमें ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। तो देखो ये तो बन गया आइसोसेलेस ट्रायंगल, बस इस ट्रायंगल पे फोकस करो, ये दोनों साइड्स इक्वल है तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। तो हमने फाइंड आउट कर दिया एंगल कितना आ गया 30 डिग्री। इसलिए ऑप्शन नंबर सी मेरा आंसर होगा। इसमें बोला देखो ट्रायंगल एस टी यू में एस एक्स मीडियन है, एस टी यू, ये एस एक्स हो गया इसका मीडियन, तो टी एक्स इक्वल है एक्स यू के। और बोला एस एक्स इक्वल टू टी एक्स, तो फिर से देखो सेम बात हो गई कि ये तीनों साइड्स इक्वल हैं। तो हमें बतानी है वैल्यू ऑफ एंगल टी एस यू। तो मुझे ये पूरा एंगल फाइंड आउट करना है। तो देखो अगर ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, आप बस इस पर फोकस करो पहले इस वाले ट्रायंगल पे। तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो ये दोनों साइड्स इक्वल, तो ये अगर थीटा है तो इतना एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा। फिर फोकस करो इस वाले ट्रायंगल पे, ये भी आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। तो इनको हम बोल देते हैं अल्फा, ये वाला एंगल अल्फा, तो ये भी अल्फा। तो अब बताओ एक्सटर्नल एंगल प्रॉपर्टी से ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल एक्सटर्नल एंगल प्रॉपर्टी से इस वाले ट्रायंगल में ये इसका एक्सटर्नल एंगल है, तो ये हो जाएगा 2 थीटा, है ना। ये इन दोनों को सम कर देते हैं, तो ये आ गया 2 थीटा। और अब इस वाले ट्रायंगल में ये वाला जो एंगल है ये हो गया एक्सटर्नल एंगल, तो ये इन दोनों का सम हो जाएगा 2 अल्फा। और फिर देखो लीनियर एंगल बन गया ये एंगल टी एक्स यू, लीनियर एंगल है, तो इसका सम हमेशा कितना होता है 180 डिग्री। तो यानी कि 2 अल्फा प्लस 2 थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2 कॉमन ले लिया तो अल्फा प्लस थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से अल्फा प्लस थीटा आ गया मेरा 90 डिग्री। और हमारा जो एंगल था टी एस यू, एंगल टी एस यू जो हमें फाइंड आउट करना था वो भी देखो क्या था, थीटा प्लस अल्फा, और ये हमने निकाल दिया अभी 90 डिग्री। तो 90 डिग्री हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। इसमें दिया कि एस टी यू में एस सी और टी एफ मीडियंस है। ठीक है, ये बन गया एस टी यू, तो एस सी और टी एफ, तो ये मीडियंस है। सामने वाली साइड को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया और इंटरसेक्ट करा था इन्होंने ओ पे। फिर बोला है कि यू टी 34 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये पूरा 34 सेंटीमीटर है, तो ये इक्वल पार्ट में डिवाइड हुआ है, तो ये भी टी ई कितना हो गया 17 सेंटीमीटर, और ई यू कितना हो गया 17 सेंटीमीटर। फिर दिया है कि टी एफ 22.5 सेंटीमीटर है, टी एफ की पूरी लेंथ है 22.5, 22.5 सेंटीमीटर, और एस ई की वैल्यू है 24 सेंटीमीटर। तो फिर से देखो ओ क्या है हमारा, ओ है हमारा सेंट्रॉइड, तो ये इन मीडियंस को 2:1 में डिवाइड करेगा। तो अब मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ कि एस ओ कितना हो जाएगा, देखो एस ई टोटल 24 है, तो ये 16 होगा, 2:1 में डिवाइड हुआ तो 16 और 8। और ऐसे ही टी एफ है,
तो टी एफ में टोटल 22.5 है, 3 की वैल्यू, तो ये आ गया 15 सेंटीमीटर। टी ओ और ओ एफ आ गया, कितना आ गया 7.5 सेंटीमीटर। फिर देखो इन्होंने पूछा एंगल बताओ, वैल्यू ऑफ एंगल टी ओ ई। टी ओ ई मतलब मुझे ये वाला एंगल बताना है। तो इस वाले ट्रायंगल को मैं अलग से ड्रॉ कर लेता हूँ, टी ओ ई को। टी ओ ई, जिसमें ओ ई कितना है 8 सेंटीमीटर, टी ओ है 15 सेंटीमीटर और टी ई है 17 सेंटीमीटर। तो हमें ये वाला एंगल फाइंड आउट करना था, टी ओ ई। तो आप बताओ, आपको ये ट्रिपलेट नहीं दिख रही, 8 15 17, 8 15 17, तो यानी कि ये जो ट्राइंगल है ये राइट एंगल है, इसलिए ये एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर होगा। इसमें दिया कि ट्राइंगल ए बी सी में डी ई एफ मिड पॉइंट्स है ऑफ साइड बी सी सी ए और ए बी। तो मैंने ड्रॉ कर दिया ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी। बी सी का मिड पॉइंट है डी, ए सी का मिड पॉइंट है ई और ए बी का मिड पॉइंट है एफ। फिर बोला है कि बी सी 14.4 सेंटीमीटर है, बी सी 14.4, ए सी 15.2 और ए बी है 12.4 सेंटीमीटर। हमसे पूछा पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ। तो मुझे ये जो छोटा ट्राइंगल है डी ई एफ, इसका मुझे पेरीमीटर बताना है। तो आपको याद रखना है कि जब भी मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके कोई ट्राइंगल बनता है, उसका पेरीमीटर हमेशा कितना होता है, हाफ ऑफ बिगर ट्राइंगल। पेरीमीटर विल बी हाफ ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। तो ए बी सी का पेरीमीटर कितना हो जाएगा, ए बी सी का पेरीमीटर हो जाएगा, सबको ऐड कर देते हैं, 14.4 प्लस 15.2 प्लस 12.4। तो पहले इन सब का कर दो, 14 प्लस 15 29 और 12 41, और ये बन गया एक बन जाएगा टोटल, तो हो जाएगा हाफ इंटू 42। तो इसका पेरीमीटर आ गया 21 सेंटीमीटर, इसलिए ऑप्शन नंबर सी मेरा आंसर होगा। अब हम करते हैं टाइप 5, जिसमें हम क्वाड्रिलेटरल से क्वेश्चन करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला है कि ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है, लेंथ ऑफ द डायगोनल ए सी इज 24 सेंटीमीटर। तो ये बना दिया मैंने एक क्वाड्रिलेटरल, ए बी सी डी। ए सी हो गया इसका डायगोनल 24 सेंटीमीटर। फिर बोला है कि सम ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम वर्टेक्स बी एंड डी। तो बी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा गया और डी से परपेंडिकुलर ड्रॉ करा गया डायगोनल के ऊपर, इन दोनों का सम। तो इसको मैं बी ई बोल देता हूँ और इसको डी एफ बोल देता हूँ। तो इन्होंने दिया है कि बी ई प्लस डी एफ कितना है 10 सेंटीमीटर, और ए सी दे रखा था 24 सेंटीमीटर। तो हमसे एरिया पूछा क्वाड्रिलेटरल का। तो देखो ये फॉर्मूला होता है एरिया का, क्वाड्रिलेटरल का, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू हाफ डायगोनल जो कि है ए सी इंटू सम ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन द डायगोनल, यानी कि बी ई प्लस डी एफ। तो कितनी वैल्यू हो गई, हाफ इंटू 24 इंटू 10, तो ये आ गया 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी। इस बार इन्होंने हमसे फिर से एरिया पूछ लिया क्वाड्रिलेटरल का। तो उसके लिए मेरे को दो चीज़ें चाहिए, एक तो मेरे को डायगोनल पता होना चाहिए ए सी, जो इन्होंने वैल्यू हमें नहीं दे रखी, और मुझे चाहिए परपेंडिकुलर्स का सम। तो एक परपेंडिकुलर तो हमारे पास है वैल्यू 5 सेंटीमीटर, पर ये जो परपेंडिकुलर है बी ई, इसकी वैल्यू नहीं है। तो मतलब मुझे दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है, एक तो ए सी और एक बी ई। ये दोनों निकालते ही मेरा आंसर आ जाएगा। तो ए सी, सबसे पहले देखो ए सी कैसे निकलेगा, ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, इसमें ट्रिपलेट देखो 5 और 13 दिख रहा है आपको। तो ट्रिपलेट क्या होती है, 5 12 13। तो मतलब ये वैल्यू पूरी कितनी हो गई 12 सेंटीमीटर। तो मैंने ए सी की वैल्यू निकाल दी 12 सेंटीमीटर। फिर अब हमें बी ई निकालना है। तो बी ई कैसे निकलेगा, देखो अब इस वाले ट्राइंगल पे फोकस करो, ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ये दोनों साइड्स इक्वल हैं। तो अगर दोनों साइड्स इक्वल हैं तो आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया। तो ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉन है, इस पे परपेंडिकुलर की प्रॉपर्टी क्या होती है कि यही परपेंडिकुलर एंगल बाइसेक्टर भी होता है, और ये सामने वाली साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड भी करता है। तो यानी कि ए ई कितना हो गया 6 सेंटीमीटर और ई सी हो गया 6 सेंटीमीटर। तो अब आप फोकस करो इस वाले ट्राइंगल पे, ए ई बी पे, ये भी राइट एंगल है, यहाँ पे राइट एंगल है ना। तो 6 और 10, ट्रिपलेट कौन सी याद आ रही है आपको, 6 8 10। तो यानी कि मैंने बी ई की वैल्यू निकाल दी 8 सेंटीमीटर। तो मेरे पास देखो दोनों की वैल्यू आ गई, बी ई आ गया 8 सेंटीमीटर। अब एरिया हो जाएगा हाफ ऑफ डायगोनल यानी कि 12 इंटू सम ऑफ परपेंडिकुलर्स यानी कि 5 प्लस 8, 2 से कट गया 6 पे, तो 6 इंटू 13 यानी कि 78 सेंटीमीटर स्क्वायर मेरा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी।
इसमें बोला है कि डब्ल्यू एक्स वाई जेड इज अ क्वाड्रिलेटरल जिसमें एक्स क्यू और जेड पी आर परपेंडिकुलर टू वाई जेड। ठीक है, मैंने डब्ल्यू एक्स वाई जेड ड्रॉ कर दिया, डब्ल्यू एक्स वाई जेड इन विच एक्स क्यू एंड जेड पी आर परपेंडिकुलर टू डब्ल्यू वाई। तो डब्ल्यू वाई इसका डायगनल है और एक्स क्यू और जेड पी इस पे परपेंडिकुलर है, सच दैट एक्स क्यू इज इक्वल टू जेड पी। तो एक्स क्यू इक्वल है जेड पी के। फिर बोला है कि डायगनल जेड एक्स एंड डब्ल्यू वाई इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। तो डब्ल्यू एक्स और जेड वाई यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट ओ पे, और इन्होंने हमें ओ एक्स की वैल्यू दे रखी है 12 सेंटीमीटर, मतलब ये पूरी वैल्यू कितनी है 12 सेंटीमीटर। हमसे इन्होंने जेड एक्स की वैल्यू पूछी है, मतलब मुझे ये पूरी वैल्यू बतानी है, ये पूरी वैल्यू। तो आप बस देखो फोकस करो ट्रायंगल जेड पी ओ पे एंड ट्रायंगल एक्स क्यू ओ पे, मतलब मैं ये वाले दो ट्रायंगल दे रहा हूँ, एक ये और एक ये। तो इसमें देखो एंगल जेड पी ओ इक्वल है किसके, एंगल एक्स क्यू ओ के, दोनों 90 डिग्री है। ठीक है, और फिर फोकस करो आप जेड पी इक्वल्स टू एक्स क्यू, ये इन्होंने ऑलरेडी हमें दे रखा था, ये गिवन था। फिर आप देखो ये वाला जो एंगल है ये अगर अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो इसमें मैं ये भी बोल सकता हूँ कि एंगल जेड ओ पी इक्वल है एंगल एक्स ओ क्यू के, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो बाय एंगल एंगल साइड प्रॉपर्टी से ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, कौन से, जेड पी ओ कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल एक्स क्यू ओ के। तो यहाँ पे देखो 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है ना, तो इसके सामने वाली साइड कौन सी है, 90 डिग्री के सामने साइड है 12, तो इसलिए इसके सामने भी कौन सी साइड होगी 12 सेंटीमीटर। तो मैंने फाइंड आउट कर दिया कि जेड ओ इतनी जो लेंथ है ये कितनी है 12 सेंटीमीटर। तो हमें पूरी लेंथ बतानी थी जेड एक्स की, तो जेड एक्स कितना हो जाएगा 12 प्लस 12 24 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी। इसमें बोला है कि ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें ए बी पैरेलल है डी सी के। तो ये बन गया क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, ए बी पैरेलल था डी सी के। ई एन एफ आर द मिड पॉइंट्स ऑफ डायगोनल्स ए सी एंड बी डी। ठीक है, ये बन गया ए सी और ये हो गया बी डी। तो इनका मिड पॉइंट मैंने ये मान लिया ई एफ। ए भी हमें दे रखा है 18 सेंटीमीटर, सी डी दे रखा है 6 सेंटीमीटर, हमसे ई एफ की वैल्यू पूछी है। तो देखो आपको ये डायरेक्ट याद होना चाहिए कि ई एफ जो कि मिड पॉइंट को ज्वाइन करके बनता है उसका डायरेक्ट आंसर होता है हाफ इंटू ए बी माइनस डी सी, जो भी दो पैरेलल साइड्स थी उनका डिफरेंस। तो हाफ 18 माइनस 6, तो हाफ इंटू 12, तो ये हो गया 6 सेंटीमीटर, इसलिए ऑप्शन नंबर बी मेरा आंसर होगा। इसमें देखिए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी में बाइसेक्टर्स ऑफ सी एंड डी मीट एट पॉइंट ई। तो ये बन गया ए बी सी डी। सी और डी के बाइसेक्टर्स मीट कर रहे हैं पॉइंट ई पे, ये एंगल बाइसेक्टर्स हैं। फिर बोला है कि सी ई डी 57 डिग्री है। ठीक है, ये एंगल 57 डिग्री है, एंगल ए 47 डिग्री है, और हमसे एंगल बी पूछा है, मतलब मुझे ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। तो देखो इसकी भी एक प्रॉपर्टी होती है, डायरेक्ट आपको याद रखना है कि ये जो बाइसेक्टर्स जहाँ पे जिस पॉइंट पे मीट करते हैं, ये वाला जो एंगल है 57 डिग्री, ये इक्वल होता है किसके, हाफ ऑफ ये जो बचे हुए एंगल्स है ना ए और बी, इनके सम के। तो एंगल ए प्लस एंगल बी के, ये इसके इक्वल होता है। तो यानी कि हाफ ऑफ एंगल ए है 47 प्लस एक्स इज इक्वल टू 57, तो ये हो गया 114 इज इक्वल टू 47 प्लस एक्स। तो यहाँ से एक्स कितना आ गया, 7 में से 114 माइनस 47 यानी कि 67 डिग्री, इसलिए ऑप्शन नंबर बी मेरा आंसर होगा। नेक्स्ट करते हैं। इसमें दिया है कि ए बी सी डी में ए बी इक्वल है बी सी के और ए डी इक्वल है डी सी के। तो ये बन गया क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, ए बी इक्वल है बी सी के और ए डी इक्वल है डी सी के। फिर एंगल ए बी डी 68 डिग्री है, तो मैंने पहले डायगोनल ड्रॉ कर दिया बी डी, ये एंगल 68 डिग्री है, और ए डी बी इज इक्वल टू 2y-7, तो ये वाला एंगल है 2y-7। बी डी सी ये 33 डिग्री है, और डी बी सी ये 3x + 2 डिग्री है।
तो हमसे पूछा 2x+3y। तो देखो ये डायगनल, ये उसकी क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी होती है कि जब भी एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती हैं, जैसे इसमें देखो ए बी इक्वल है बी सी के, और ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, तो इस केस में ना डायगनल्स हमेशा 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। तो मैंने दूसरा डायगनल भी ड्रॉ कर दिया, तो ये एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करेंगे। तो मतलब ये सारे एंगल कितने हो गए, 90 डिग्री। तो अब देखो, आप बस फोकस करो इस वाले ट्रायंगल पे, ट्रायंगल ए डी सी पे। इसमें ये दोनों साइड्स इक्वल है, ये क्या हो गया, ये हो गया परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है। तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है और ये परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर के साथ साथ वो क्या होता है, एंगल बाइसेक्टर भी होता है। तो मैंने बोल दिया कि ये पॉइंट इसको हम मान लेते हैं ओ, कि डी ओ जो है ना, ये परपेंडिकुलर तो है, डी ओ इज परपेंडिकुलर बट ऑल्सो एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए डी सी, एंगल ए डी सी, सिंस ट्रायंगल ए डी सी इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो कितना हो जाएगा, 2y-7 इक्वल हो जाएगा 33 डिग्री के। और ऐसे ही सेम केस में ये वाला ट्रायंगल भी देखो आप, आइसोसेलेस है, तो इसलिए इसमें भी ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे, ये भी एंगल बाइसेक्टर होगा, बी ओ भी एंगल बाइसेक्टर होगा, ये दोनों एंगल इक्वल, ये दोनों एंगल इक्वल। तो 2y-7 इज इक्वल टू 33 डिग्री, तो 2y आ गया 40, तो यहाँ से y आ गया 20 डिग्री। और ऐसे ही 3x+2 आ गया 68, तो 3x इज इक्वल टू 66, x आ गया 22 डिग्री। बस अब वैल्यू पुट कर देते हैं, 2x प्लस 3y निकालना है ना हमें, तो 2 इंटू 22 प्लस 3 इंटू 20, 44 प्लस 60 यानी कि 104 डिग्री मेरा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। इसमें दिया है कि ए बी सी डी एक स्क्वायर है, ई एक पॉइंट है उसके अंदर, सच दैट ट्राइंगल डी ई सी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो ये बना दिया मैंने एक स्क्वायर ए बी सी डी, ई इसके अंदर एक पॉइंट था, सच दैट डी ई सी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, ये सारी साइड इक्वल हो जाएंगी, और इक्विलेटरल ट्राइंगल में भी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो ये वाली साइड भी इक्वल हो जाएंगी। फिर बोला है कि ई को हमने ज्वाइन कर दिया वर्टिसेस ए और बी से, तो ये मैंने ज्वाइन कर दिया ई से और इसको ज्वाइन कर दिया बी से। तो हमें बताना है एंगल ए ई बी, मतलब मुझे ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। तो अब देखो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, सारे एंगल 60 डिग्री होते हैं। फिर आप फोकस करो इस वाले ट्रायंगल पे, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। तो मैंने दोनों को कितना मान लिया, अल्फा मान लिया, अल्फा, ये भी अल्फा। ऐसे ही ये भी देखो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसमें भी क्या हो जाएंगे एंगल सेम, अल्फा अल्फा अल्फा, ये भी अल्फा। अब ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, टोटल एंगल 90 डिग्री का होता है इसमें किसी स्क्वायर में, तो ये हो जाएगा 90 माइनस अल्फा, और ऐसे ये भी हो जाएगा 90 माइनस अल्फा। तो अब एंगल ए ई बी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 180 माइनस 90 माइनस अल्फा माइनस 90 माइनस अल्फा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया मैंने, तो ये हो जाएगा 180 माइनस 90 प्लस अल्फा माइनस 90 प्लस अल्फा, 180 से सारे कट गए, तो ए ई बी आ गया 2 अल्फा, मतलब ये एंगल है 2 अल्फा। तो अब देखो ये टोटल एंगल कितना हो जाएगा, ये टोटल एंगल हो जाएगा 360 डिग्री का। तो मैं बोल सकता हूँ कि 4 अल्फा प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो 4 अल्फा कितना आ गया, 300 डिग्री, और हमें 2 अल्फा की वैल्यू चाहिए क्योंकि हमारा जो एंगल है एंगल ए ई बी वो कितना है 2 अल्फा, तो 2 अल्फा हो जाएगा 150 डिग्री, इसलिए ऑप्शन नंबर बी मेरा आंसर होगा। इसमें बोले कि ट्राइंगल ए बी सी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जो कि सरमाउंट कर रहा है स्क्वायर को बी सी डी ई को, मतलब उसके ऊपर है। तो देखो ये है स्क्वायर बी सी डी ई, बी सी डी ई, और इसके ऊपर ही बी सी बेस पे एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है ए बी सी, ए बी सी। तो हमें बताना है वैल्यू ऑफ ई ए बी, मतलब ठीक है ये ई ए बी ये वाला एंगल, और थ्राइस ऑफ एंगल ए ई बी मतलब थ्राइस ऑफ दिस एंगल। तो ये देखो सारी साइड्स इक्वल है, ये इक्वल ये इक्वल ये इक्वल ये इक्वल, और ऐसे ही इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये सारी साइड्स भी इक्वल हो जाएंगी। तो आप फोकस करो बस इस वाले ट्राइंगल पे, ये जो ट्राइंगल है ये दोनों साइड्स इक्वल हो गई, तो ये दोनों एंगल ही सेम होंगे, है ना। तो अगर ये अल्फा है ये भी अल्फा होगा। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल में हर एंगल 60 डिग्री का होता है और स्क्वायर में हर एंगल 90 डिग्री का होता है, तो टोटल एंगल
ई बी ए कितना हो गया, 90 प्लस 60, 150 डिग्री। तो बचे दो अल्फ़ा, है ना, मैं बात कर रहा हूँ ट्रायंगल ई बी ए की। तो एंगल ई बी ए 50 डिग्री, तो एंगल, मैं अल्फ़ा लिख देता हूँ, चलो एंगल बी ई ए इक्वल होगा एंगल बी ए ई के, जो कि दोनों अल्फ़ा हैं। तो ये दो, टू अल्फ़ा कितना हो जाएगा, 180 माइनस 150, 30 डिग्री। तो अल्फ़ा कितना आ गया, 15 डिग्री। अब इन्होंने हमसे ई ए बी प्लस 3 ए ई भी पूछा था, तो ये दोनों एंगल इक्वल है, तो मैं इसको बोल सकता हूँ 4 अल्फ़ा। तो 4 × 15 डिग्री, यानी कि 60 डिग्री मेरा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। देखो इसमें भी सेम फिगर बन रही है कि ए बी सी डी एक स्क्वायर है और एम ए बी उसके ऊपर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। एम सी एंड एम डी आर जॉइंड, वट इज़ द डिग्री मेजर ऑफ एम डी सी, मतलब मुझे ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। तो अभी हमने पीछे क्या फाइंड आउट करा था कि ये दोनों एंगल कितने हो जाते हैं, 15 डिग्री के। ठीक है, यहाँ तक आप पहुँच जाना। फिर हमें एम डी सी निकालना है, तो वो कितना हो जाएगा, 90। टोटल एंगल 90 डिग्री होगा ना, 90 माइनस 15 यानी कि 75 डिग्री। इसलिए ऑप्शन नंबर डी मेरा आंसर होगा। इसमें बोला है कि एक क्वाड्रिलेटरल जिसके इक्वल डायगोनल्स होते हैं और इक्वली ऑपोजिट साइड्स होती हैं, वो क्या होता है हमेशा, तो वो होता है हमेशा एक रेक्टेंगल। इसमें दिया है कि बेस ऑफ अ पैरेललोग्राम इज ट्वाइस एज लॉन्ग एज इट्स कॉरस्पॉन्डिंग हाइट। तो ये बना दिया मैंने एक पैरेललोग्राम, ये दोनों साइड्स पैरेलल और ये दोनों साइड्स पैरेलल। फिर बोले कि इसकी साइड, इसकी जो अगर हाइट है वो h है, तो बेस इसका डबल है, तो बेस कितना हो जाएगा, 2h। फिर हमें उसका एरिया दे रखा है, देखो 144, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दे रखा है 144। और एरिया इसका फॉर्मूला होता है हाइट इंटू बेस, हाइट इंटू बेस। अब हाइट कितनी थी, h, और बेस कितना था, 2h। 144, 2 से कट गया ये 72, तो एच स्क्वेयर आ गया 36 × 2। तो h कितना हो जाएगा, √ऑफ 36 × 2। h आ गया 6√2 सेंटीमीटर। इसलिए ऑप्शन नंबर बी मेरा आंसर होगा, क्योंकि इन्होंने देखो हाइट पूछी थी हमसे। इसमें दिया है कि एक रोम्बस है पी क्यू आर एस और ओ उसके अंदर एक पॉइंट है सच दैट ओ पी इज इक्वल टू ओ आर। तो ये बना दिया मैंने एक रोम्बस पी क्यू आर एस, ओ इसके अंदर एक पॉइंट था सच दैट ओ पी इज इक्वल टू ओ आर, ये दोनों इक्वल है। फिर बोला है कि डिग्री मेजर बताओ ऑफ एंगल एस ओ क्यू। तो एस ओ क्यू मतलब मुझे ये वाला एंगल बताना है। तो देखो रोम्बस की प्रॉपर्टी होती है कि डायगनल्स एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। तो देखो ये जो एंगल, ये जो डायगनल था पी आर, ये तो बाइसेक्ट हो रहा है। तो अगर ये बाइसेक्ट हो रहा है तो मैं समझ गया कि यही इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ओ इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द डायगनल्स, इंटरसेक्शन ऑफ डायगनल्स। और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो ये सारे एंगल कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 90 डिग्री के। 90, ये भी 90, ये भी 90, सारे 90। तो हमें एंगल एस ओ क्यू बताना था, तो ये हो जाएगा 90 प्लस 90, यानी कि 180 डिग्री। या आप कह सकते थे कि ये लीनियर एंगल है तो 180 डिग्री होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। इसमें दिया है कि एक रोम्बस है एस टी यू वी और उसमें एस और यू को हमने ज्वाइन कर दिया। तो ये बना दिया हमने एक रोम्बस एस टी यू वी। एस यू, उसको एस यू हो गया इसका डायगनल। फिर एस यू वी हमें दे रखा है 44 डिग्री, ये एंगल है 44 डिग्री। और एस टी यू है 92 डिग्री। ठीक है, फिर हमसे पूछा 4 एंगल एस वी यू माइनस 3 एंगल टी एस यू। तो सबसे पहले एंगल एस वी यू की बात कर लेते हैं हम। तो मतलब ये वाला एंगल, तो रोम्बस में ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो मतलब ये भी कितना हो गया, 92 डिग्री। फिर हम बात कर लेते हैं एंगल टी एस यू की। तो देखो ये हो गया एंगल टी एस यू। तो ये सारी, ये दोनों साइड्स पैरेलल होंगी, तो ये वाला एंगल भी 44 डिग्री हो गया। कैसे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल। बस अब ये वैल्यूज हम इसमें पुट कर देते हैं, 4 × 92 माइनस 3 × 44। तो ये हो गया 236 डिग्री। इसलिए ऑप्शन नंबर डी मेरा आंसर होगा। इसमें दिया है कि वन डायगोनल ऑफ अ रोम्बस इज इक्वल टू इट्स साइड, कि अगर ये रोम्बस है और इसकी सारी साइड्स ए हैं, तो एक जो डायगोनल है वो भी ए है, इक्वल है साइड के। तो हमें बताना है डायगोनल्स ऑफ द रोम्बस की रेशियो बतानी है हमें, फर्स्ट डायगोनल और सेकंड डायगोनल D2, इसकी हमें रेशियो बतानी है। तो फर्स्ट डायगोनल तो ए हो गया, अब सेकंड डायगोनल को हमें निकालना है। देखो आप इस ट्रायंगल पे फोकस करो, ये क्या हो गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, सारी साइड्स इक्वल है। और ऐसे ही ये भी देखो
सारी साइड्स इक्वल हैं। तो इस केस में सारे एंगल कितने हो जाएंगे, 60 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, ये 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री। अब देखो मैं दूसरा डायगोनल ड्रॉ कर लेता हूँ। ये हो गया दूसरा डायगोनल। अब इस केस में आप बस चलो मैं इसको नंबरिंग कर देता हूँ पहले, ए बी सी डी। तो आप फोकस करो ट्रायंगल ए डी सी में। ये जो ट्रायंगल है ए डी सी, ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, ठीक है, दोनों साइड्स इक्वल। और बीच का एंगल कितना है, 120 डिग्री। तो आपको ये याद होना चाहिए कि साइड की रेशो आपको हमेशा याद होनी चाहिए कि अगर आपके पास आइसोसेलेस ट्रायंगल है और बीच का एंगल 120 डिग्री है, तो साइड्स की जो रेशो होती है वो होती है 1/√3। तो अगर ये ए था और ये भी ए था, देखो ये दोनों ए हैं, तो ये कितना हो जाएगा ए सी, इस हिसाब से a√3, ठीक है ना, रेशो कितनी होती है 1/√3। तो मैंने निकाल दिया कि जो दूसरा डायगोनल है ए सी वो है a√3। तो बस मैंने यहाँ पे पुट कर दिया a√3, ए से ए कट गया, तो इनके डायगोनल्स की रेशो आ गई 1/√3। इसलिए ऑप्शन नंबर डी मेरा आंसर होगा। इसमें बोला है कि पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर इन अ ट्रपेजियम पी क्यू आर एस। तो ये बना दिया मैंने एक ट्रपेजियम। फिर बोला था कि पी क्यू बड़ा है एस आर से, तो ये वाली साइड मैंने पी क्यू ले ली, ये आर एस हो गई, ये दोनों पैरेलल है। फिर बोला है कि पी आर डायगनल्स पी आर एंड क्यू एस इंटरसेक्ट एट ओ। तो ये हो गया डायगनल पी आर और ये हो गया डायगनल क्यू एस, ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं ओ पे। फिर हमें वैल्यूज दे रखी हैं, पी ओ की 3x-15, ओ क्यू x+9, ओ आर x-5 और ओ एस एस 5। तो हमें बतानी है, इन्होंने बोला है कि x की दो वैल्यूज है, x1 और x2, हमें ये वैल्यू निकालनी है। तो देखो ट्रेपीजियम के डायगनल्स की प्रॉपर्टी होती है कि जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं ना, तो रेशो इक्वल होती है किसकी, पी ओ अपॉन ओ आर इक्वल होगा ओ क्यू अपॉन ओ एस। पी ओ कितना है 3x-15, ओ आर है x-5, फिर है ओ क्यू जो कि है x+9 और ओ एस है 5। तो बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 15x-75 इज इक्वल टू x+9 इंटू x-5। 15x-75 इज इक्वल टू x² - 5x प्लस 9x - 45। तो 15x-75 इज इक्वल टू x² माइनस, सॉरी हो जाएगा +4x - 45। तो यहाँ से हो गया x², 15x इधर जाएगा तो ये हो जाएगा -11x और -45 प्लस 75 तो हो जाएगा +30 इज इक्वल टू 0। अब ऐसी दो वैल्यूज़ जिनका प्रोडक्ट 30 और सम -11 हो, तो ये होती है -5 और -6। तो मैं इसको बोल के लिख सकता हूँ -5x - 6x प्लस 30 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया x(x-5) -6 x-5 इज इक्वल टू 0, x-5 इंटू x-6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो x की दो वैल्यूज़ आ गई, देयरफॉर x इज इक्वल टू 5 एंड x इज इक्वल टू 6, ये दो वैल्यूज़ है। तो x1 5 ले लिया, x2 हमने 6 ले लिया। इन्होंने पूछा था x1² माइनस x2², तो x1² माइनस x2², 5² माइनस 6²। हम देखो आगे पीछे भी कर सकते हैं, हम इसको x2 मान सकते हैं ताकि आंसर पॉजिटिव में आए। तो ये हो जाएगा 6² माइनस 5², 36 माइनस 25 यानी कि 11 मेरा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट करते हैं। ये भी देखो एग्जैक्ट क्वेश्चन है, बस इसमें प्लस पूछ रहा है हमसे, तो ये आपके लिए होमवर्क है। इसमें देखिए ए बी सी डी इज अ ट्रपेजियम इन विच ए बी इज पैरेलल टू सी डी। तो ये बन गया ट्रपेजियम ए बी पैरेलल टू सी डी। ए बी इन्होंने हमें दे रखा है 28 और सी डी दे रखा है हमें 18 सेंटीमीटर। फिर बोला है कि ई और एफ आर द मिड पॉइंट्स ऑफ नॉन पैरेलल साइड्स। तो नॉन पैरेलल साइड्स हैं ए डी और बी सी। तो ये इसका मिड पॉइंट हो गया और इसका मिड पॉइंट हो गया एफ। इनको हमने ज्वाइन कर दिया। तो इन्होंने पूछा हमसे लेंथ बताओ ई एफ की। तो देखो ये भी डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, ये जो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं नॉन पैरेलल साइड्स की, इसका डायरेक्ट आता है हाफ ऑफ सम ऑफ द पैरेलल साइड्स, यानी कि 18 प्लस 28। तो 9 और ये हो गया 14, आंसर आ जाएगा 23। इसलिए ऑप्शन नंबर ए मेरा आंसर होगा। इसमें दिया कि ट्रपेजियम ए बी सी डी में डी सी पैरेलल है ए बी के, ए बी सी डी, डी सी पैरेलल है ए बी के। ए बी दे रखा है 16, डी सी है 11.2
फिर बोला व्हाट इज द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ इट्स डायगनल्स। तो देखो ये हमने क्वाड्रिलेटरल में ऑलरेडी ऐसा क्वेश्चन कर लिया कि जब डायगनल्स के मिड पॉइंट की बात होती है, हमने ई और एफ मान लिया इसको, तो ये मिड पॉइंट है, तो ई एफ का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है हाफ इंटू इस बार डिफरेंस ऑफ द पैरेलल साइड्स, यानी कि 16 माइनस 11.2, तो हाफ ये हो जाएगा 4.8, ये हो गया 2.4, यानी कि 2.4 सेंटीमीटर मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसमें बोला कि लेंथ ऑफ द पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम आर 20 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर। ठीक है कि ये 25 है तो ये 20 है, और बोला है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दीज टू साइड्स इज 14 सेंटीमीटर। तो इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये दे रखा है इन्होंने 14 सेंटीमीटर। हमें बताना है एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम। तो ट्रेपेजियम के एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इनके बीच की जो डिस्टेंस है, जो हाइट है कितनी है 14, और सम ऑफ द पैरेलल साइड्स, तो 20 और 25 पैरेलल साइड थी, तो 20 प्लस 25 आप कर दो, ये हो गया 7 इंटू 45, 7 4 28, 315, इसलिए ऑप्शन नंबर डी मेरा आंसर होगा। इसमें दिया है कि ट्रेपेजियम पी क्यू आर एस में पी क्यू पैरेलल है एस आर के, और पी क्यू छोटा है देखो एस आर से, पी क्यू 4 है एस आर 10 है, तो ये बना दिया मैंने ट्रेपेजियम, छोटी वाली साइड पी क्यू ले ली, आर एस पी क्यू पैरेलल है एस आर के, और डायगनल्स पी और क्यू एस इंटरसेक्ट कर रहे हैं ओ पे, तो ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं ओ पे। हमसे एरिया का देखो रेशो पूछा है, ट्राइंगल पी ओ क्यू, यानी कि ये वाला ट्राइंगल, और ट्राइंगल एस ओ आर, यानी कि ये वाला ट्राइंगल, इन दोनों के एरिया की रेशो पूछी हमसे। तो ये कितनी दे रखी थी, पी क्यू दे रखा था 4, और एस आर दे रखा था 10 सेंटीमीटर। तो अब देखो ट्राइंगल पी ओ क्यू और ट्राइंगल एस ओ आर, ये दोनों सिमिलर होंगे कैसे, ये दोनों एंगल तो देखो वर्टिकली ऑपोजिट हो गए, अल्फा अल्फा, ये वाला जो एंगल है बीटा मान लिया हमने, तो ये बीटा है तो देखो ये भी बीटा होगा, कैसे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ना, दोनों पैरेलल साइड थी ना, ये पैरेलल साइड है, तो ये दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए, और ऐसे ये दोनों भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएंगे, कि इसको अगर मैंने गामा बोल दिया तो ये भी गामा होगा, तो मतलब बाय एंगल 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 से ये दोनों ट्राइंगल्स, बोथ ट्राइंगल्स आर सिमिलर। अब सिमिलर हैं तो इनके साइड की रेशो कितनी है, साइड्स रेशो कितनी है देखो 4:10, इसको भी हम काट सकते हैं, तो ये हो गया 2:5। तो एरिया की रेशो कितनी हो जाती है, साइड की रेशो का हम क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं बस, ये आपने पीछे सीखा होगा मेरे से, तो ये हो जाएगा 2² रेशो 5², यानी कि 4:25, मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। टाइप 6 में हम करते हैं पॉलीगन से क्वेश्चन। तो फर्स्ट में हमसे बोला है कि साइड बी ए एंड डी ई ऑफ अ रेगुलर पेंटागन आर प्रोड्यूस टू मीट एट एफ। तो मैंने पहले बना दिया एक रेगुलर पेंटागन, पेंटागन की 5 साइड होती है, तो ये बना दिया पेंटागन, इसको हमने नेम कर दिया ए बी सी डी ई। फिर इन्होंने बोला कि बी ए और डी ई को हमने प्रोड्यूस करा, तो ये हमने प्रोड्यूस करा बी ए को और डी ई को, तो इन्होंने जहाँ पे ये मीट करे, ये पॉइंट क्या था एफ, तो हमसे पूछ रहा है मेजर ऑफ एंगल ई एफ ए, मतलब मुझे ये वाला एंगल बताना है। तो अब देखो पॉलीगन में एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला होता है डायरेक्ट, एक्सटीरियर एंगल कि 360 अपॉन नंबर ऑफ साइड्स, जो कि हम एन से डिनोट करते हैं। तो ये कितना आ जाएगा इस केस में, 360 अपॉन यहाँ पे एन कितनी है, साइड्स यहाँ पे 5 टोटल, 1 2 3 4 5, ठीक है, तो अपॉन 5, तो ये आ गया 72 डिग्री, मतलब ईच एक्सटीरियर एंगल इज 72 डिग्री। तो ये वाला भी एंगल 72 डिग्री और ये वाला भी 72 डिग्री, तो बस ट्राइंगल ई एफ ए में हमारे पास दो एंगल्स तो ऑलरेडी आ गए, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से एंगल ई एफ ए प्लस 72 प्लस 72 इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो ई एफ ए आ जाएगा 180 माइनस 144, यानी कि 36 डिग्री, इसलिए ऑप्शन नंबर बी मेरा आंसर होगा। इस बार इन्होंने हमें एक्सटीरियर एंगल दे रखा है देखो रेगुलर पॉलीगन का 18 डिग्री, और हमसे पूछा है नंबर ऑफ डायगनल्स। तो एक्सटीरियर एंगल फॉर्मूला क्या होता है 360 अपॉन एन, इस बार इन्होंने दे रखा था हमें एक्सटीरियर एंगल कितना 18 इज इक्वल टू 360 अपॉन एन, 18 से कट गया ये 20 पे,
तो देखो नंबर ऑफ साइड्स आ गई उस पॉलीगन की, कितनी, 20। अब आपको डायगोनल्स का भी फॉर्मूला याद होना चाहिए कि डायगोनल्स ऑफ अ पॉलीगन ये निकलता है n इंटू एन माइनस थ्री अपॉन टू करने से। तो यहाँ पे n की वैल्यू पुट कर देते हैं, 20 इंटू 17 अपॉन टू, यानी कि 170 डायगोनल्स होंगे इसमें, ऑप्शन नंबर सी। इस बार बोले कि नंबर ऑफ डायगोनल्स बताओ ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन जिसके इंटीरियर एंगल्स का सम है 2700 डिग्री। तो अब बात कर लेते हैं इंटीरियर एंगल्स के सम की। इंटीरियर एंगल्स, इसका जो सम होता है टोटल वो होता है n माइनस टू इंटू 180 डिग्री इंटीरियर एंगल्स सम। और अगर ईच इंटीरियर एंगल आप बोलोगे, ईच इंटीरियर एंगल, तो वो हो जाएगा n माइनस टू इंटू 180 डिग्री अपॉन नंबर ऑफ साइड्स, बस ये आ जाएगा ईच इंटीरियर एंगल। तो हमारे पास इसकी वैल्यू दे रखी थी इन्होंने, इसकी वैल्यू दे रखी है कितनी, 2700। जीरो से जीरो कट गया, 9293, दो से कट गया 15 पे। तो यहाँ से n कितना आ गया, 17। ये आ गई नंबर ऑफ साइड्स। अब नंबर ऑफ डायगोनल्स, ये भी हमने पीछे देखा था, इसका फॉर्मूला होता है n इंटू एन माइनस थ्री अपॉन टू। तो n है 17, 17 माइनस 3, 14 अपॉन दो, दो से कट गया ये 7 पे, 7 इंटू 7, 119 डायगोनल्स, ऑप्शन नंबर सी। इसमें दिया है कि अगर वन ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज 15 बाय 16 टाइम्स ऑफ वन ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ रेगुलर डेकागन। डेकागन में देखो नंबर ऑफ साइड्स कितनी होती है, ये होती है 10। ठीक है, तो यहाँ पे बात हो रही है ईच इंटीरियर एंगल की। देखो वन ऑफ द इंटीरियर एंगल्स, और ऐसे यहाँ पे वन ऑफ द इंटीरियर एंगल्स, ईच इंटीरियर एंगल की। तो अभी मैंने आपको पीछे फॉर्मूला सिखाया था, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ईच इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन जो हमें निकालना है किसके इक्वल है, 15 बाय 16 ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ डेकागन। तो ये फॉर्मूला क्या होता है, n माइनस टू इंटू 180 अपॉन n, इसको n1 बोल लेते हैं क्योंकि दोनों साइड हम n नहीं ले सकते, और ये हो जाएगा n2 माइनस टू अपॉन n2 इंटू 180 डिग्री। ये उसका डेकागन का इंटीरियर एंगल हो जाएगा। पर यहाँ पे n2 की वैल्यू कितनी थी, 10, डेकागन की साइड्स 10 होती हैं, तो बस यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। तो n1 माइनस टू इंटू, देखो 180 तो काट ही देते हैं पहले हम इसमें से, अपॉन n1 इज इक्वल टू 15 बाई 16, n2 है 10, तो 10 माइनस टू अपॉन 10, 15 बाई 16, 8 अपॉन 10, 8 से कट गया 2 पे, 5 3 5 2, तो ये हो गया 4n1 माइनस 8 इज इक्वल टू 3n1। तो यहाँ से n1 कितना आ गया, मतलब मैंने उस पॉलीगन की साइड्स पता कर दी कि टोटल उसमें 8 साइड्स है। फिर उन्होंने क्या पूछा था कि फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ दैट पॉलीगन। तो बस अब नंबर ऑफ डायगोनल्स कैसे आएगा, ये हो जाएगा n1 इंटू एन वन माइनस थ्री अपॉन टू, तो 8, 8 माइनस थ्री 5 अपॉन टू, तो उसमें टोटल 20 डायगोनल्स होंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर ए मेरा आंसर होगा। इसमें दिया कि सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन ए इज 1260 डिग्री। तो पहले पॉलीगन ए की बात कर लेते हैं, पॉलीगन ए, इसमें सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स जो हमें दे रखा है वो दे रखा है 1260 डिग्री। और फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है n माइनस टू, मैं इसको एन ए बोल देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो, एन ए माइनस टू इंटू 180 डिग्री इज इक्वल टू 1260 डिग्री। जीरो से जीरो कट गया, 18 से कट गया 7 पे। तो नंबर ऑफ साइड्स ऑफ डायगोनल ऑफ पॉलीगन ए कितनी आ गई, ये आ गई 9 साइड्स। अब बात करते हैं हम पॉलीगन बी की, जिसमें उन्होंने बोला है कि ईच इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन बी इज 128 4/7 डिग्री। तो ईच इंटीरियर एंगल इन्होंने दे रखा है 128 4/7 डिग्री। तो बताओ ईच एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल में क्यों निकाल रहा हूँ, क्योंकि इससे ना थोड़ा और जल्दी आपका आंसर आ जाएगा। ये हो जाएगा 180, बस 180 में से आपको इंटीरियर एंगल सब्ट्रैक्ट करना होता है, 128 4/7, तो ये हो जाएगा 180 माइनस 129, 51 3/7 डिग्री, यानी कि 7 7 7 35, 357 प्लस 3 360/7 डिग्री।
अब मैंने ऐसा क्यों करा, क्योंकि मुझे देखो एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला पता है जो सबसे ईजी है, कि ईच एक्सटीरियर एंगल होता है 360/n। तो देखो अब डायरेक्ट यहाँ से बता सकता हूँ कि नंबर ऑफ साइड्स इसकी कितनी है, 7 है, एन बी। ठीक है ना, ये आपको मैंने फॉर्मूला दिखवा दिया था फर्स्ट क्वेश्चन में, 360/n। तो यहाँ से एन बी आ गया 7। तो मैंने दूसरे डायगोनल की भी वो बता दी, सॉरी दूसरे पॉलीगन की भी साइड्स बता दी। तो इन्होंने हमसे सम पूछा था, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन ए एंड बी, मतलब हमसे इन्होंने पूछा था एन ए प्लस एन बी। तो एन ए था 9 और एन बी आया अभी 7। तो 9 और 7 16 साइड्स होंगी टोटल, ऑप्शन नंबर बी। इसमें दिया कि A1 और A2 आर टू रेगुलर पॉलीगन्स, द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ A1 इज 108 डिग्री, 1080 डिग्री। तो A1 की बात कर लेते हैं। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इधर है 1080, और फॉर्मूले से होता है ये NA-2 NA1-2 इंटू 180 इज इक्वल टू 1080। 0 से 0 कट गया, 18 से कट गया ये 6 पे। तो यहाँ से मतलब नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन A1 आ गई 6 + 2 8। अब हम बात करते हैं पॉलीगन A2 की। इसमें दिया है कि ईच इंटीरियर एंगल ऑफ A2 एक्सीड्स इट्स एक्सटीरियर एंगल बाय 132 डिग्री। तो मतलब इन्होंने बेसिकली हमें दे रखा है कि इंटीरियर एंगल माइनस एक्सटीरियर एंगल ये कितना है 132 डिग्री, और हमें पता है कि इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल ये होता है 180 डिग्री। तो ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। तो मैं ये करता हूँ, मैं 2 - 1 कर देता हूँ ताकि इंटीरियर एंगल कट जाए आपस में। क्या बचेगा, 2 एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 48। तो यहाँ से एक्सटीरियर एंगल कितना आ गया 24 डिग्री। मैंने फिर से एक्सटीरियर एंगल इसलिए फाइंड आउट करा कि अब मैं नंबर ऑफ साइड्स इजीली फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो इसकी नंबर ऑफ साइड्स कितनी हो जाएगी कि ईच एक्सटीरियर एंगल होता है 360/n A2, और ये इन्होंने हम अभी हमने निकाला है 24 डिग्री। तो 24 इज इक्वल टू 360 अपॉन नंबर ऑफ साइड्स ऑफ A2, 12 2 12 30। तो नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन A2 आ गया 15। बस इन्होंने हमसे फिर से पूछा था सम ऑफ द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ A1 एंड A2। तो 8 + 15 मतलब 23 मेरा आंसर होगा। 8 + 15 23। इसमें दिया है कि ABCDEF इज अ रेगुलर हेक्सागन। तो मैंने पहले एक हेक्सागन बना दिया जिसमें 6 साइड्स होती हैं, ABCDEF। फिर बोला है कि उसकी साइड कितनी है 36 सेंटीमीटर, मतलब सारी साइड्स हो गई 36 सेंटीमीटर। फिर हमसे एरिया पूछा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, मतलब मुझे ABC इस वाले ट्राइंगल का एरिया बताना है। तो देखो इसका ईच इंटीरियर एंगल कितना हो जाएगा, ईच इंटीरियर एंगल ये हो जाएगा n-2 इंटू 180 अपॉन n। अब नंबर ऑफ साइड्स कितनी है इसकी 6, हेक्सागन में 6 साइड्स होती हैं। तो पुट कर देते हैं 4 इंटू 180 अपॉन 6। तो ये आ गया 120 डिग्री, मतलब इसके सारे एंगल इंटीरियर 120 डिग्री के होंगे। तो अब देखो आपने ट्राइंगल में प्रॉपर्टी सीखी होगी है कि एरिया कैसे निकाल सकते हैं हम, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC हाफ AB साइन थीटा। ये पढ़ा होगा आपने कि ये जो दो साइड्स है हमारे पास, ये A हो गई, ये B हो गई, और इनके बीच का एंगल हो गया थीटा जो कि है 120 डिग्री। बस अब हमारा आंसर आ जाएगा हाफ 36 इंटू 36 इंटू साइन 120 डिग्री। तो 2 से कट गया 18 पे, 18 इंटू 36 इंटू साइन 120 को मैं बोल सकता हूँ कॉस 30, और कॉस 30 कितना होता है, ये होता है √3/2। तो 2 से कट गया ये 18 पे, तो ये आ गया 324 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसलिए ऑप्शन नंबर डी मेरा आंसर होगा।